जो भी जॉइंट पेन आजकल हो रहे हैं, चाहे वो एज रिलेटेड हो रहे हो, चाहे वो इंजरी के कारण हो रहे हो, किसी भी कारण जॉइंट पेन हो रहे, जॉइंट पेन के नाम से जितने भी डिजीज हम आज जानते हैं, चाहे वो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, फ्रोजन शोल्डर हो, जो भी सारे जॉइंट पेन के रिलेटेड डिजीज है, उसका एक बड़ा कारण है रीजनरेशन। हमने देखा कि हमारे लाइफ के अलग अलग फेजेस में रीजनरेशन और डिजनरेशन, नए सेल्स बनने की प्रक्रिया और पुराने सेल्स टूटने की प्रक्रिया अलग अलग प्रोपोर्शंस में ऊपर नीचे चलती रहती है। जब हमारे शरीर में नए सेल्स बनने का जो प्रपोर्शन है वो पुराने सेल्स टूटने के प्रपोर्शन में कम होने लगे, तब हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पे डीजनरेशन होना शुरू होता है। ओवरऑल सारे शरीर में ही डीजनरेशन होना शुरू होता है, लेकिन जो भी बॉडी पार्ट वीक होता है वहां पर हमें वो रीजनरेशन डीजनरेशन अपेरेंटली दिखने लगता है, महसूस होने लगता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जॉइंट पेन के फॉर्म में हमारे आगे आता है। तो हमने देखा था कि ये डीजनरेशन बहुत बड़ा रीजन है जॉइंट पेन का। अलग अलग जॉइंट पेन में भी डीजनरेशन एक बहुत मुख्य रोल प्ले करता है, और ये डीजनरेशन की मुख्य वजह हमारे डाइट और लाइफस्टाइल में ही कहीं ना कहीं छुपी हुई है। हम कुछ गलत आहार विहार करते हैं, हमारी गलत लाइफस्टाइल में अलग अलग गलत आदतों की वजह से डीजनरेशन होता है, नए सेल्स डीजनरेट होना कम हो जाते हैं। उसके कंपैरिजन में डीजनरेशन यानी पुराने सेल्स टूटने की जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा होती जाती है, और धीरे धीरे फिर बढ़ने लगता है। जॉइंट में स्ट्रक्चर थोड़े डिअरेंजमेंट भी आते जाते हैं, फंक्शनल एबिलिटीज भी कम होने लगती है। तो जैसे ही हम हमारे डाइट और लाइफस्टाइल में धीरे धीरे चेंजेस लाना शुरू करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे हमारे शरीर में जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है, नए सेल्स बनने की क्रिया है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वापस शुरू होती है, और उसके कंपैरिजन में फिर डीजनरेशन यानी पुराने सेल्स टूटने की प्रक्रिया कम होती जाती है, और धीरे धीरे हम उस जॉइंट पेन में से बाहर आ सकते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, तो ये सब हमने कल डिस्कस कर ली। अब आज का हमारा जो विषय है वो है हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। तो हम हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा जनरल पर्सपेक्टिव से, यानी आम लोग ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को क्या समझते हैं, इसके बारे में समझेंगे। हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या है, बीपी क्यों बढ़ता है, बीपी को हम रोग क्यों मानते हैं, क्या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर सही मायने में रोग है या नहीं है। उसके लिए आजकल बहुत पॉपुलर जो मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन हमारे शरीर में कैसे काम करती है, और अगर हमें मेडिसिन से छुटकारा पाना है और बिना मेडिसिन से नेचुरली हमारे डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके ब्लड प्रेशर को कम करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में। हमारा जो शरीर है, किसी भी लिविंग बीइंग का जो शरीर है, वो सेल से बना हुआ होता है, कोशिकाओं से बना हुआ होता है। पूरे शरीर में बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। अब ये जो सेल्स है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, वो सेल की प्राइमरी 3 रिक्वायरमेंट के बारे में हम पहले बात करते हैं। हर एक सेल की 3 रिक्वायरमेंट होती है। पहला, पोषक तत्व। हर एक सेल को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, पोषक तत्व की जरूरत होती है। दूसरा, वो जो सेल की जो एक्टिविटी हो रही है उसके रिस्पॉन्स में जो भी वेस्ट फॉर्म हो रहा है सेल के अंदर, वो वेस्ट सेल के अंदर से बाहर निकलना चाहिए। अगर सेल के अंदर वेस्ट रह जाएगा तो कभी ना कभी सेल स्टार्वेशन होकर सेल की डेथ हो जाएगी और सेल फंक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो जो भी क्रियाओं के अनुरूप सेल में वेस्ट बन रहा है, कचरा इकट्ठा हो रहा है, वो कचरा सेल से ड्रेनेज के थ्रू या एलिमिनेशन के थ्रू कचरा सेल में से बाहर निकलना चाहिए। पहली सेल की जरूरत पोषक तत्व, दूसरा ड्रेनेज, और तीसरा नर्व सप्लाई। हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं। वो सेल्स ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेशन की फंक्शन है वो एक, उसके लिए एक नेटवर्क चाहिए होता है। तो ये जो फंक्शन है सेल का, नर्व सप्लाई का, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरा किया जाता है। तो ये हो गया नर्व सप्लाई का फंक्शन। अब ये जो 2 फंक्शन है, पहले 2 जो फंक्शन है, पोषक तत्व सेल तक पहुंचाने का काम, और सेल में जो कचरा बन रहा है वो सेल से बाहर निकालने का काम, इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अब हम जो खाना खाते हैं, वो खाना पचाता कौन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
हमारा जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचाता है, सिर्फ अपने लिए नहीं पचाता है, वो पूरे सिस्टम के लिए खाना पचाता है, और वो पचा हुआ खाना पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। इसी तरह हमारे शरीर में जो भी कचरा इकट्ठा हो रहा है, वो कचरा सिर्फ जो शरीर से बाहर निकलना है वो किडनी के द्वारा यूरिन के थ्रू निकलता है, हमारे स्टूल के थ्रू निकलता है, पसीने के थ्रू निकलता है। तो बेसिकली एक एलिमेंट्री सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसके द्वारा शरीर अलग अलग फॉर्म में कचरा बाहर निकालता है। तो ये एलिमेंट्री सिस्टम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सारे शरीर का कचरा बाहर निकालते हैं। अब सेल्स को डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए हर एक सेल को। अगर आप हमारे पैर है, वो पैर सर्वाइव कैसे करेंगे, हाथ सर्वाइव कैसे करेंगे, किडनी सर्वाइव कैसे करेंगी, उनको न्यूट्रिएंट समय समय पर पहुंचना चाहिए, पोषक तत्व समय समय पर पहुंचना चाहिए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में से सेल तक खाना कैसे पहुंचेगा, उसके लिए एक लिक्विड मीडियम चाहिए। और ये लिक्विड मीडियम हमारे शरीर में क्या है, हमारा खून, ब्लड। तो ब्लड एक मीडियम है जिसके द्वारा पाचन हुआ जो भोजन है, जो पाचक पोषक तत्व है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में से अलग अलग सेल्स को पहुंचाता है, वो है ब्लड। इसी तरह ब्लड सेल्स में से वेस्ट को ऑब्जॉर्ब करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को पहुंचाता है। तो ब्लड एक मीडियम है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, जो न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाता है और सेल में से कचरा बाहर निकालकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो ब्लड एक मीडियम बन गया जिसके द्वारा शरीर में सारे मेन काम होते रहते हैं। अब ये जो दोनों काम है सेल्स के, जो मेन फंक्शंस है, वो शरीर के पूरे सेल्स में होने चाहिए। शरीर के सभी सेल्स में यही फंक्शंस होते हैं। तो ये ब्लड को ये काम करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने के लिए पूरे शरीर में सर्कुलेट करना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअसली उसका ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है। अब ये सर्कुलेशन के लिए एक जगह से अगर ब्लड को दूसरी जगह जाना है, कंटिन्यूअसली ये काम करता रहना है, तो उसके लिए पंपिंग नेसेसरी है। अगर हैंड पंप में से कंटिन्यूअसली पानी निकालना है, तो हैंड पंप का जो प्रेशर है, हैंड पंप को कंटिन्यूअसली पंप करना पड़ेगा तभी पानी निकलेगा। उसी तरह ब्लड को भी कंटिन्यूअसली पंप करना पड़ेगा, तब जाके कंटिन्यूअसली ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहेगा, ये फंक्शन स्मूथली चलते रहे। तो ये जो पंप है वो हमारे शरीर में है हार्ट। हमारा हार्ट पंप का काम करता है, जो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, और हार्ट की उस एक्शन की वजह से ब्लड पूरे शरीर में, खून पूरे शरीर में कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है। तो हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। हम जन्म लेते हैं और हम मरते हैं, तब तक कंटिन्यूअसली हार्ट की एक्शन चलती रहती है, जिसके अनुरूप ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये हार्ट एक्शन में दो तरह की एक्शन इन्वॉल्व होती है, एक हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और एक हार्ट का रिलैक्सेशन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब एक प्रेशर से ब्लड को ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ये जो प्रेशर है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो जो प्रेशर है उसे कहते हैं, जो हम ऊपर का ब्लड प्रेशर, ऊपर का बीपी कहते हैं, वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है तभी एक प्रेशर मेंटेन होकर ब्लड वेसल्स में से ब्लड पसार होता है, वो है नीचे का बीपी, जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये जो ब्लड प्रेशर है वो एक्चुअली क्या है, जब ब्लड वेसल में से, रक्त वाहिनी में से जब खून पसार हो रहा होता है, तब वो खून जो फोर्स से पसार हो रहा होता है, जिस प्रेशर से उस वेसल में से पसार हो रहा होता है, वो है हमारा ब्लड प्रेशर। अब हमारे हार्ट को हर एक ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करना होता है, उस हर एक ऑर्गन को ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को एक मिनिमम या मैक्सिमम प्रेशर बनाए रखना पड़ता है। हार्ट को अगर पैर को ब्लड पहुंचाना है तो उसे एक प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना पड़ेगा, किडनी तक ब्लड पहुंचाना है तो उसे प्रेशर के साथ ब्लड पंप करना पड़ेगा। तो वो जो प्रेशर बना रहता है, वो हार्ट अपने आप आपका शरीर खुद डिसाइड करता है कि कितने प्रेशर से हार्ट को पंप करना चाहिए। तो इस तरह से हार्ट एक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहती है और एक प्रेशर मेंटेन होते हुए पूरे शरीर में ब्लड पहुंचता रहता है, शरीर का फंक्शनिंग ठीक से चलता रहता है। अब हमारा जो हार्ट है, हम हमारे हाथ अपनी मर्जी से, हाथ है, पैर है, आंखें है, हम बोलते हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही है वो हमारी
मर्जी से हम कर सकते हैं। लेकिन हार्ट की जो एक्शन है, हार्ट का जो फंक्शन है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो एक इनवॉलेंटरी फंक्शन है, वो हमारा शरीर खुद करता है। हार्ट का कब कितना पंप होगा, कब कितना खून इसमें उसमें से निकलेगा, कब उसका प्रेशर कम होगा, वो सारा कुछ हमारा शरीर खुद करता है। और वो शरीर अपने शरीर के साथ उसकी खुद की इंटेलिजेंस होती है, जिसे आयुर्वेद में टर्म दिया गया है सत्व। तो शरीर अपने आप ही डिसाइड करता है अपनी इंटेलिजेंस द्वारा कि हार्ट को कब कितना पंप करना है। तो ये जो हार्ट एक्शन है वो हमारे हाथ में नहीं है, हार्ट अपने आप ही जरूरत के हिसाब से कम और ज्यादा पंप होता रहता है, जरूरत के हिसाब से प्रेशर कम होता रहता है, प्रेशर बढ़ता रहता है। तो ये सारी चीजें जो हार्ट एक्शन हो रही है, जो किडनी की एक्शन हो रही है, जो लीवर का फंक्शन हो रहा है, वो हमारे शरीर में हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं हो रहा, वो शरीर के इंटेलिजेंस द्वारा खुद हो रहा है। तो हार्ट में हमारे शरीर में जो भी बीपी का रेगुलेशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर जो मेंटेन हो रहा है, वो हमारा शरीर खुद कर रहा है। आप उसमें कुछ इंटरफियरेंस नहीं कर सकते, आप अपने बीपी को अपने आप रेगुलेट नहीं कर सकते, वो शरीर खुद करेगा अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा। अभी ये देख लिया हमने कि हमारी जो हार्ट की एक्शन है वो शरीर सत्व के द्वारा खुद कम और ज्यादा करते हुए रेगुलेट करेगा। लेकिन ये जो बीपी बढ़ता है और कम होता है वो क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर अभी बैठे हो, तो आप अभी इस स्थिति में जो बैठे हो, तब आपका जो ब्लड प्रेशर है, जिस प्रेशर से इस समय आपके शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है, वो एक नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। अगर आप खड़े होकर भागने लगो तो, अगर आप यहाँ से खड़े होकर भागने लगोगे तो आपके पैरों को, हाँ, धड़कनें बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वो एक्टिविटी करने के लिए आपके पैरों को खून की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वो खून ज्यादा सप्लाई करने के लिए आपके हार्ट को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अगर उस कंडीशन में प्रेशर बढ़ेगा नहीं तो आप भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे। तो जब भी ब्लड सप्लाई की जरूरत बढ़ती है किसी भी एक्टिविटी के लिए, जब ब्लड सप्लाई की जरूरत बढ़ती है, जब ब्लड की डिमांड बढ़ती है, तब आपके हार्ट को प्रेशर ज्यादा करना पड़ता है वहां पर बढ़ी हुई जरूरत के हिसाब से ब्लड सप्लाई करने के लिए। अगर वहां पर ब्लड सप्लाई पूरी करने के लिए प्रेशर बढ़ेगा नहीं तो वो ब्लड सप्लाई जो डिमांड हुई है वो पूरी नहीं हो पाएगी, आप वो एक्टिविटी सही से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जरूरत बढ़ी ब्लड सर्कुलेशन की, इसीलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा। तो ये होगा एक फिजियोलॉजिकल बात। इसी तरह जब हम कुछ स्टेज परफॉर्मेंस करने जाते हैं, कुछ मेंटली स्ट्रेसफुल होते हैं, कोई इमोशनल स्ट्रेस अचानक से आ जाता है, कोई शॉकिंग न्यूज आ जाती है, ये सारे सर्कमस्टेंसेस में जो भी फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल स्ट्रेसेस आते हैं, ये सारे सर्कमस्टेंसेस में ब्लड सर्कुलेशन की डिमांड बढ़ जाने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर उस समय पर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो शायद कुछ नुकसान हो सकता है, आप जो एक्टिविटी कर रहे हो एक्टिविटी आप इजीली नहीं कर पाए। ये हो गई एक नॉर्मल बात, एक फिजियोलॉजिकल बात, जहां कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में आपका शरीर अपने आप ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। अब आते हैं हमारे जो रोग पे, जो बीपी को हम रोग मानते हैं हाइपरटेंशन के ऊपर। हाई बीपी हम किसे मानते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये जब हम भागते हैं तब तो बीपी बढ़ना चाहिए, वो तो आवश्यक है। लेकिन अगर आप भाग नहीं रहे हो, बैठे हो, फिर भी आपका ब्लड ज्यादा पंप हो रहा है, प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, वो क्यों होता है? आप भागते हो तब आपका ब्लड, आपका हार्ट ज्यादा प्रेशर से पंप करता है, वो एक फिजियोलॉजिकल नीड है। लेकिन आप बैठे हुए हो, आप भाग नहीं रहे हो, कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो, बाहर से कोई ऐसे इन्फ्लुएंस भी नहीं आ रहा है, फिर भी बैठे बैठे इस पोजीशन में आपका हार्ट ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? आप बैठे हो फिर भी ब्लड में, पूरे शरीर में सर्कुलेशन तो चलेगा ही, सर्कुलेशन तो बंद नहीं होगा, खून तो पूरे शरीर में कंटिन्यूअसली सप्लाई होना चाहिए। तो सर्कुलेशन की जरूरत कंटिन्यूअस होती है। लेकिन फिर भी आप
कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, फिर भी ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपके जो वेसल्स है जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है वहां पर कुछ ना कुछ फॉर्म में कंटिन्यूअस ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कोई अड़चन आ रही है। जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है ये आपकी रक्त वाहिनी है, और इसमें से ब्लड को अगर फ्लो होना है तो ये इजीली कब फ्लो हो पाएगा? जब यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तब। अगर यहाँ पर कुछ रुकावट आ जाएगी, ये एक ब्लड वेसल है, यहाँ से ब्लड को फ्लो करना है, तो ये इजीली कब फ्लो हो पाएगा? जब यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, अच्छे से ब्लड वेसल बनी हुई होगी। लेकिन हमारे डाइट और लाइफस्टाइल के कुछ ऐसी आदतों की वजह से, कंटिन्यूअस आदतों की वजह से हमारे ब्लड वेसल में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। वो ऑब्स्ट्रक्शन किस प्रकार के होते हैं? एक हो गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ब्लड में तो ब्लड ज्यादा थिक हो जाता है, खून ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो खून का गाढ़ा हो जाना। एक्सक्यूज मी मैम, जी मुझे ना, सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया, मुझे यहाँ पे ना स्क्रीन पे कुछ भी वीडियो या इमेज नहीं दिख रहा है, मतलब नहीं, जी कौन सा आप हमारा जो हील वाला वहाँ जिसमें आपको बोर्ड दिख रहा है ना, व्हाइट बोर्ड। नहीं मैम, मुझे नहीं दिख रहा एक्चुअली। हील हाइजीनिक केयर मुझे दिख रहा है, लेकिन उस पे मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, मतलब मुझे कुछ भी वीडियो या कुछ दिख नहीं रहा है, सो दैट्स व्हाई जस्ट it's showing me blank only. जस्ट अ हाँ जी। स्क्रीन पे दिखाई दे। हेलो जी हाँ, आपको एक देखिए जो कॉन्टेक्ट है ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, उसमें जाइए। वहाँ पे आपको हील हाइजीनिक केयर के 2 अकाउंट दिखेंगे। अगर आप व्यू चेंज करेंगे तो उसमें आपको बोर्ड वाला भी दिखेगा। तो जहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑन है ना, जहाँ पे कैमरा ऑन है, जहाँ पे माइक ऑन है, उसको पिन कीजिए, ठीक है? ओके, आई एम ट्राइंग जी। दिख रहा है आपको व्हाइट बोर्ड? नहीं, 1 मिनट। ठीक है, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कीजिए, आपके मेन स्क्रीन पे वो आ जाएगा अपने आप, ठीक है? ओके जी। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो जब कॉन्स्टेंटली बहुत लंबे समय तक बड़ा हुआ रहता है वो एक रोग बन जाता है। उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर का कारण है क्योंकि हमारे वेसल्स में कंटिन्यूअसली जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है वहां पर कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ रुकावट पैदा हो रही है। एक रुकावट हो सकती है कि ब्लड जो है, खून जो है वो मोटा हो गया है। दूसरा ये हो सकता है कि आप जिस वेसल्स में से खून जा रहा है उस वेसल्स की जो दीवार है, जो वॉल्स है, यहाँ पर कुछ जमा हो जाने की वजह से ये जो वेसल्स है वो मोटी हो गई। और ये मोटी अगर हो गई है वेसल्स तो यहाँ पर जो ब्लड को फ्लो करने की जो जगह वो कम हो जाएगी, तो प्रेशर तो अपने आप बढ़ने ही वाला है। तो एक हो गया खून का थिकनेस बढ़ना, एक हो गई ब्लड वॉल वेसल्स की वॉल की थिकनेस बढ़ना। उसके अलावा एक कारण हो सकता है कि ब्लड हार्ट में से पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसका अमाउंट बढ़ जाए। अगर ब्लड वेसल में कंटिन्यूअसली कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है, उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड हो जाता है, यानी ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा? जब हमारे खाने में सॉल्ट इंटेक जरूरत से ज्यादा हो जाता है, नमक हम जरूरत से ज्यादा इंटेक करते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी उस नमक को डाइल्यूट करने के लिए खून में थोड़ा पानी ज्यादा ऑब्जॉर्ब करता है। खून में जब पानी ज्यादा जाएगा तब खून की जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
अगर खून की क्वांटिटी बढ़ रही है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो नेचुरली हार्ट को उस खून को अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए ज्यादा पंप करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक है खून का मोटा हो जाना, दूसरा है जो दीवार है ब्लड वेसल्स की उनका मोटा हो जाना, तीसरा है ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाना। अब जैसे ही हमारे शरीर में डिटेक्ट होने लगता है कंटिन्यूअसली ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली ज्यादा रह रहा है, तब हम तुरंत क्या करते हैं, उस ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम दवाई लेते हैं। अब ये जो दवाइयां हैं वो कैसे काम करेगी, हमने देखा कि ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ जाता है, ब्लड का अमाउंट जब ओवरऑल बढ़ जाता है, तब हार्ट को ज्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ता है और उससे रिस्पॉन्स में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो पहली जो दवाई है वो ब्लड वॉल्यूम को कम करने की दवाई है। ब्लड वॉल्यूम को कम कैसे किया जाएगा, ब्लड में जो पानी बढ़ गया है उस पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो पानी बाहर कैसे निकलेगा, उसके लिए जो दवाइयां यूज की जाती है वो है डायूरेटिक्स, यानी आपका बॉडी ब्लड में से पानी कम करने के लिए यूरिनेशन को बढ़ा देगा। यूरिनेशन जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही ब्लड में से पानी का अमाउंट कम होता जाएगा। तो डायूरेटिक्स क्या काम करेगी, आपके ब्लड में से पानी का अमाउंट कम करेगी। लेकिन ये पानी का अमाउंट तो कम कर रही है, लेकिन ब्लड में दूसरे जो तत्व है, मिनरल्स है, आयंस है, वो तो उतने ही बने रहेंगे। किडनी तो सिर्फ पानी को बाहर निकालेगी शरीर में से। कंटिन्यूअसली जब ये डायूरेटिक्स यूज करते हैं तो ब्लड में से पानी कम हो रहा है, लेकिन आपके शरीर को पानी की और ज्यादा आवश्यकता होती जाती है। तो शरीर तो प्यास के माध्यम से पानी की डिमांड करेगा। जैसे जैसे पानी पीते जाओगे वैसे वापस ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। सॉल्ट इंटेक अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो सॉल्ट इंटेक के साथ भी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, वापस डायूरेटिक लेंगे तो वापस वो किडनी के थ्रू पानी बाहर निकलेगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी और धीरे धीरे टाइम के साथ ये डायूरेटिक्स आपके किडनी को भी डैमेज कर सकती है। तो एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन हो गई डायूरेटिक जो ब्लड वॉल्यूम को कम करने के ऊपर काम करती है। दूसरा हमने देखा ऑब्स्ट्रक्शन में कारण कि आपका जो खून है वो मोटा होता जाता है, ब्लड की थिकनेस बढ़ती जाती है। तो खून की मोटाई कम करने के लिए ब्लड थिनर्स यूज किए जाते हैं। दूसरी ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो यूजुअली बीपी के पेशेंट को दी जाती है वो है ब्लड थिनर्स, जो आपकी ब्लड की थिकनेस को कम करेंगी ऐसा बोल के दी जाती है, लेकिन वो सही मायने में आपकी थिकनेस को कम नहीं करती। ये ब्लड थिनर्स दो तरह से काम करती है। एक, वो आपका डायरेक्टली लीवर के ऊपर काम करके कोलेस्ट्रॉल का लेवल, कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कम करती है। आपके बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उस कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कम करती है, जिसकी वजह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। एक हो गया कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को कम करना, और दूसरा हो गया एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन ब्लड को थिन नहीं करती, लेकिन क्या करती है, आपके खून को जमा करने वाले जो तत्व होते हैं आपके शरीर में उसे वो एक्टिव नहीं होने देती। यानी आपका खून अब इस मेडिसिन लेने के बाद जमेगा नहीं। अगर वो जमेगा नहीं तो वो फ्लो करता रहेगा कंटिन्यूअसली, वो पतला रहेगा। लेकिन ये भी मेडिसिन लंबे समय पर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपके शरीर में कुछ इंटरनल डैमेज होगा, खून निकलेगा, तो खून निकलने के बाद सबसे पहली प्रक्रिया क्या जरूरी है, खून का बंद होना। लेकिन अगर आप एंटीकोएगुलेंट ले रहे हो तो वो खून बहता रहेगा और बंद नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल इंजरी हो रही है तो आपको पता चलेगा, लेकिन इंटरनली ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको पता चलेगा नहीं तुरंत। अगर आप एंटीकोएगुलेंट लंबे समय तक लेते आ रहे हो तो अगर बाहर से भी कोई इंजरी हो रही है, कुछ चाकू लग गया या कुछ भी लग गया, तो खून जितने समय में जमना चाहिए वो उतने समय में जमेगा नहीं और वो ज्यादा बहता जाएगा। तो ये एक साइड इफेक्ट्स है ब्लड थिनर्स के, डायरेटिक्स। दूसरी ग्रुप ऑफ मेडिसिन, हमने देखा कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसकी दीवारें कोई ना कोई कारण से कुछ जमा होने की वजह से मोटी होती जाती है। हमने ये समझा कि हमारी जो ब्लड वेसल जहाँ से ब्लड पसार हो रहा है
वो एक डायमीटर है, लेकिन ये डायमीटर धीरे धीरे यहाँ पे कुछ जमा हो जाने की वजह से यहाँ पे कुछ जमा होता जा रहा है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, कोई भी डिपोजिट हो, कैल्शियम हो, यहाँ पर जो डायमीटर है कम होता जाएगा, दीवारें पतली होती जाएगी और खून का प्रेशर बढ़ता जाएगा। इस मैकेनिज्म को ओवरकम करने के लिए जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन दी जाती है वो है वासोडाइलेटर्स। ये वासोडाइलेटर्स क्या करते हैं, आपकी जो दीवार है उसको, ये जो दीवार है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ये दीवारों को कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ रिलैक्स करके रखती है। जो दीवारें कंटिन्यूअसली, हमने देखा कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ये दवाइयां आपकी ब्लड वेसल्स की दीवारों को कंटिन्यूअसली रिलैक्स स्टेट में रखती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देती। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, कंटिन्यूअसली रिलैक्स स्टेट में रहेगी, तो खून को यहाँ से पसार होने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम होगा। तो ये तीसरे ग्रुप ऑफ मेडिसिन है वासोडाइलेटर। हमने देखा ब्लड थिनर्स, एक हमने देखा वासोडाइलेटर्स, और जो लास्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो वासोडाइलेटर्स के साथ कनेक्शन में दी जाती है, वो जो मेडिसिन है वो हार्ट के ऊपर डायरेक्टली काम करती है, आपके हार्ट एक्शन को डायरेक्टली मॉडिफाई करने वाली मेडिसिन है हार्ट एक्शन। ये हार्ट के एक्शन को कैसे मॉडिफाई करेगी, आपका हार्ट क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। हम सब जानते होंगे कि 1 मिनट में तकरीबन हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। तो ये हार्ट के ऊपर काम करने वाली दवाइयां क्या करेगी, आपका हार्ट 1 मिनट में जितनी टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम करेगी। अगर हार्ट 1 मिनट में पहले 72 टाइम्स बीट करता था, दवाई लेने के बाद शायद आपकी हार्ट की वो फ्रीक्वेंसी, जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी को कम करने के साथ साथ वो इंटेंसिटी को भी कम करेगा। इंटेंसिटी को कम करना यानी आपका हार्ट जिस जोर के साथ पंप करता है, उस जोर को, उस प्रेशर को, उस फोर्स को वो कम करेगा। तो हार्ट की पंप होने की फ्रीक्वेंसी भी कम कर हो रही है, वो धीरे धीरे भी पंप कर रहा है, और वो उसका जो जोर है, इंटेंसिटी है, वो भी कम होती जाती है। तो हार्ट एक्शन के ऊपर काम करने वाली दवाइयां हार्ट के ऊपर इस तरह से काम करती है। तो ये सारी दवाइयां लंबे समय तक अगर आप लेते जाते हो तो आपका बीपी, आपको लग रहा है कि बीपी कंट्रोल में हो रहा है, इस दवाइयों से बीपी तो कंटिन्यूअसली कंट्रोल में होता ही है, लेकिन ये दवाइयां लेने से बीपी जो बढ़ता है उसके कारणों के ऊपर हम काम नहीं करते। हम, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो डाइट है, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ब्लड प्रेशर के ऊपर काम कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर को अलग अलग प्रकार की दवाइयों के माध्यम से कम करते जाते। अब ये दवाइयां जो है वो आपके शरीर के अंदर केमिकल्स लेकर आती है। ये जो एक्शन हो रही है वो तो हो रही है, उसके साथ साथ आपका पूरा शरीर में टॉक्सिन्स भी आते जाते हैं दवाइयों के माध्यम से। तो ये सारे कारण हो गए, ये सारी दवाइयां हो गई जो ब्लड प्रेशर में यूजुअली यूज होती जाती है, और बहुत सारे सालों से यह सारी दवाइयां यूज होती जाती है। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है दवाइयों के द्वारा। अभी इसमें हमें ये ध्यान करने वाली बात ये है कि हमारा शरीर जब हम भागते हैं तब जो बीपी बढ़ा रहा था, जब भागेंगे तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं तो जो डिमांड खड़ी हुई है भागने से, वो डिमांड खत्म नहीं होगी। वहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ाना जितना आवश्यक है, भागने की एक्शन करने के लिए आपके शरीर में जो बीपी बढ़ रहा है, वहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक ब्लड प्रेशर बढ़ना ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में है। जब आपका खून मोटा हो गया हो, जब आपकी खून में से जो दीवार है वो मोटी हो गई हो, जब आपके स्ट्रक्चर में कुछ डिरेंजमेंट आ गया हो, उस डिरेंजमेंट को, यहाँ पर जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, उस ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर खून मोटा होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दीवारें जाड़ी होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ना गलत नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो आपके ऑर्गन तक ब्लड पहुंचेगा कैसे? अगर ब्लड मोटा हो गया है और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, तो वो ब्लड आपके ऑर्गन तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा।
वो ऑब्स्ट्रक्शन ओवरकम करके आपके शरीर के दूसरे फंक्शंस आसानी से हो पाए, उसके लिए ये ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये सारी दवाएं जो ब्लड प्रेशर को कम कर रही है, वो आपके शरीर के इंटेलिजेंस के अगेंस्ट जाकर काम कर रही है। तो ये हमें बहुत समझना जरूरी है कि हमें ब्लड प्रेशर बढ़ना डिटेक्ट होने पर ब्लड प्रेशर को कम करने के ऊपर काम तुरंत शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें काम शुरू करना चाहिए उसके कारणों पर। क्यों ब्लड मोटा हो रहा है, क्यों ब्लड वेसल्स के ऊपर गंदगी या कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, ब्लड की दीवारें क्यों मोटी होती जा रही है, ये इनके कारण कहीं ना कहीं हमारे आहार और विहार में छुपे हुए हैं। हम कुछ गलतियां करते हैं खाने में, हम कुछ गलतियां करते हैं हमारी लाइफस्टाइल में। तो ये गलतियां क्या करते हैं, ये गलतियों को कैसे सुधारना है, हमें ऐसा क्या खाना खाना चाहिए, लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अपने आप कम होगा। आप सोचिए, अगर आपके शरीर में ब्लड मोटा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो शरीर का खुद का मैकेनिज्म है। हम ब्लड प्रेशर पर नहीं बढ़ा रहे और हम बढ़ा भी नहीं सकते कभी। आपका हार्ट जो प्रेशर बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर में जो प्रेशर बढ़ रहा है, वो खून मोटा होने की वजह से बढ़ रहा है। एक कारण हम लेते हैं, इमेजिन कर दे कि खून मोटा होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अगर वो खून पतला हो जाए तो ब्लड प्रेशर तो अपने आप कम हो जाएगा। तो हमें ब्लड प्रेशर को कम और बढ़ाने की ऊपर काम नहीं करना है, क्योंकि वो आपके शरीर को लॉन्गर रन में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें एक्चुअली करना क्या है, ये डिस्कस करने के लिए डॉक्टर यश है। हेलो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर येशा टू एक्सप्लेन वेरी वेल। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। जैसे हमने कल कहा था कि हमारे शरीर के अंदर जो भी सारे कार्य हो रहे हैं, उसमें जो कार्य ऐसे हैं कि जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो जीवन जीने के लिए ज्यादा जरूरी है। हम जो भी कर्म कर सकते हैं, जो भी एक्शन कर सकते हैं, एक जीवित जीव जो भी कार्य कर सकता है, उसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इच्छनीय कर्म, इच्छावर्ती, जो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, वॉलंटरी। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, अपनी इच्छा से सुन रहे हैं, समझ रहे, मैं चल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं फिजिकली अपनी इच्छा से, कॉन्शियस माइंड के इन्वॉल्वमेंट से मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ, वो सारे मेरे इच्छावर्ती कर्म है। उसके अलावा भी हमारे बॉडी में बहुत कुछ अपने आप होता है। ठीक है, ब्लड की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहना, हार्ट बीट कर रहा है, ब्लड प्योरीफाई हो रहा है किडनी के माध्यम से, लंग्स ब्रीथ कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है ये सब। आप खाना खा रहे हैं लेकिन उसका डाइजेशन अपने आप हो रहा है, वेल सेल्स तक अपने आप पहुंच रहा है, बॉडी में से बाहर अपने आप निकल, ये सब जो अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं, ये जीवन जीने के लिए ज्यादा जरूरी है या हम जो फिजिकली करते हैं वो जीवन जीने के लिए ज्यादा जरूरी है? आप अगर 2 दिन नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, 2 दिन एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 दिन तक या 2 मिनट तक आपका हार्ट पंप ना करे तो नहीं हो सकता ना कुछ भी। हमारा बॉडी जो है ना, वो बहुत, मतलब कुदरत ने बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंस से बनाया कि जो अपने आप होने वाली प्रोसेसेस है ना, मतलब जो जो ज्यादा जरूरी है ना, जो जीवन जीने के लिए ज्यादा वाइटल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको कोई इंटरफेरेंस करना ही नहीं। आपको क्या करना है, जो आपको अंदर से आवाज आती है वही कर। इसीलिए इसके ऊपर से मैं आपको 2 चीज समझाऊंगा कि हमें करना क्या है और हमें क्या नहीं करना। सारे कर्म, जैसे हमने कहा कि 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की एक्शन एक लिविंग बीइंग में होती है, वॉलंटरी और अनवॉलंटरी। अपने आप चलने वाली क्रियाएं, अपने आप जो क्रियाएं चल रही हैं, वो हमारे बॉडी का अपना इंटेलिजेंस जो है वो डायरेक्टली मॉनिटर करता है। ठीक है, चरक संहिता में आयु की व्याख्या में, लाइफ की व्याख्या में 4 कंपोनेंट बताएं: शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। बॉडी, सेंसेस, इंद्रिय जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ, मुझे धूप लग रही है, वो सब हमें पता चलता है, फील करते हैं। बॉडी, सेंसेस, शरीर, इंद्रिय, सत्व हमारा नेचर का इंटेलिजेंस, तो सत्व ही दिखता हूँ, दूसरा कोई शब्द उसके लिए सूट नहीं होगा। और चौथा है आत्मा।
तो दिस वी कैन कंसिडर इज लिविंग एनर्जी और वाइटलिटी। ये जो सत्व है ये हमारे बॉडी के अंदर होने वाले, अपने आप होने वाले सभी कर्मों को डायरेक्टली मॉनिटर, यानी जब जरूरत लगेगी ना तब आपको डायरिया करवाएगा, जब जरूरत लगेगी ना तब कॉन्स्टिपेशन करवाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन भी यही करवाता है, डायरिया भी यही करवाता है। कहीं पे हथौड़ी लगती है तो हथौड़ी लगने के बाद जो भी कुछ होता है ना वो यही करवाता है। तो पेन भी इसी की वजह से होता है, सूजन भी इसी की वजह से आता है। तो वो जो भी कर रहा है ना उसका अल्टीमेट इंटेंशन है कि लाइफ सर्वाइव हो, शरीर बना रहे, शरीर का ग्रोथ डेवलपमेंट मेंटेनेंस बना रहे। तो हथौड़ी लगने के बाद जो आपको 2 दिनों तक सूजन रहती है ना, वो सूजन क्यों रहती है? ताकि आप उस पार्ट को हिलाओ नहीं। आपको वहां पे दर्द क्यों होता है हिलाने से? ताकि आप उस पार्ट को हिलाओ नहीं। तो वो पेन के सेंसेशन से आपको अलर्टनेस करता है, आपको अलर्ट करता है कि आपको ये नहीं करना। उसी तरह से आपको वो अलर्ट करता है कि आपको क्या करना है। तो डायरेक्टली वो कंट्रोल करता है जो भी इंटरनल फंक्शन है उसको, और जो बाहर से हम अपने कार्य करते हैं उसे भी वो इनडायरेक्टली हमें गाइड करता है। किसके माध्यम से? सेंसेस के माध्यम से, सत्व के माध्यम से। कि आपको भूख लगी है, अभी आप खाना खाइए। अभी भूख नहीं लगी, उसका सीधा मतलब क्या है? अभी खाना नहीं खाना। हम करते हैं ऐसा, यहाँ गलतियां शुरू हो जाती। भूख नहीं लगी, घर में सभी लोग खाने बैठ रहे हैं, चलिए बैठ जाओ। घड़ी के हिसाब से बस 1 से 2 का टाइम है ब्रेक का, इसी में खाना पड़ेगा। हम कितने भी पैसे कमा ले, यदि हमें कब खाना खाना है उसकी छूट नहीं मिल रही ना, तो आप वो जानवर है कि जिसके गले में एक पट्टा बांध के रखा है, जब खाना आएगा सामने तभी आप खा पाओगे, वरना आप नहीं खा पाओगे। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये आज के सिविलाइज्ड मैन की सच्चाई है। एक बिजनेसमैन भी अब कब वो खाना खाएगा वो डिसाइड नहीं कर सकता है। वो डिसाइड करेगा उसका रूटीन जो उसने खुद बनाया। हमारी प्रायोरिटी, हम सब कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन हम वेल्थ से ज्यादा हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते। क्यों? और जब देना शुरू करेंगे ना तब हमारी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम यही चाहते हैं कि आप एक तरह से इंडिपेंडेंट लाइफ जीना शुरू करें, और इसीलिए इस प्रकार के एजुकेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं। हम जो काउंसलिंग भी करते हैं, हम जो कंसल्टेशन भी करते हैं, तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं। मैं हैव रिटन, लाइक आपने देखा होगा नीचे एक बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है कि नो ड्रग्स, नो मेडिसिन, नो थेरापीज। वी आर लाइसेंस टू गिव यू हर्ब्स, वी आर लाइसेंस टू गिव यू नेचुरल थेरापीज, वी आर ट्रेन्ड इन ऑल द थेरापीज। घरेलू में आपको क्या अदरक का सूप मिलेगा? नहीं बोल सकता। वी आर लाइसेंस टू डू इट। हमने हर्बोलॉजी का, हमारा एक सब्जेक्ट है, हम 5.5 साल नेचुरोपैथी का पूरा मेडिकल डिग्री का प्रोग्राम करके आए, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वो चाहते हैं कि आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं, आप हर रोग को जड़ मूल में समझें। तो यहाँ पे रोगों की शुरुआत होती है। हमें करना क्या है? वापस आते हैं, जो सेंसिस हमें गाइड करते हैं वो करना है, क्योंकि सेंसिस के माध्यम से सत्व हमें इनडायरेक्टली गाइड करता है कि ये जो अंदर में डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा हूं इसमें मुझे क्या कमी है, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे नहीं चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, कल हमने डिस्कस किया था, डॉक्टर ईशा ने एग्जाम्पल दिया था कि ठंडी के मौसम में आप धूप में जाकर बैठोगे तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। आप 1 घंटा 2 घंटा भी धूप में बैठ सकते हैं, लेकिन यही अगर आप समर में जाके बैठो, 2 मिनट 5 मिनट में आपको जलन होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके शरीर ऑलरेडी हीट ज्यादा है, शरीर के अंदर गर्माहट, गर्मी ऑलरेडी ज्यादा है। उस समय पे अगर और गर्मी आएगी तो शरीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिगड़ेगा। तो इसलिए सत्व ने सेंसिस के माध्यम से आपके मन को, आपके बुद्धि को, आपके कॉन्शियस माइंड को मैसेज दिया, और वो मन जो है उसके कर्मेंद्रियों के द्वारा उस प्रकार के कर्म करेगा। और जब वो कर्मेंद्रिय से सही कर्म करता है तो वो क्या हो जाएगा? वो हेल्थ तक लेके जाएगा। लेकिन गलत कर्म करेगा तो वो रोग तक लेके जाएगा। यहाँ पे हमने पहले के जो वर्कशॉप, प्लीज बाहर जाके बात कीजिए। यहाँ पे मन ये जो डिसीजन लेता है ना कि मुझे कर्मेंद्रियों से क्या कर्म करवाना है, उस टर्म को, उस मन के उस डिसीजन को हम कहते हैं प्रज्ञा। बहुत शब्द आपने सुना होगा,
भगवत गीता में भी स्थित प्रज्ञ शब्द आता है, अलग अलग जगह पे प्रज्ञा अलग अलग तरह से यूज होता है। लेकिन ये जो मन का डिसीजन, जो उसका क्या करना, सुनना, पहले वाला जो नॉलेज हमने सुना है, अभी जो हम फील कर रहे हैं, उसके आधार पे हमें क्या निर्णय लेना है, तो धीर धृति स्मृति ये 3 इसमें आते हैं। क्या मुझे डिसीजन लेना है, ये सारी चीजें आएंगी मन के इस प्रज्ञा में। अगर प्रज्ञा सही है, सम है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर प्रज्ञा से अपराध होता है, यानी जिसे हम प्रज्ञा अपराध कहते हैं, वो अगर होता है तो रोग होगा। पता है कि मुझे भूख नहीं लगी है, और जब ऐसा होता है तब मैं ये पालक पनीर खाता हूँ या फिर मैं ऐसी कोई सब्जी खाता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, उसके बावजूद भी हम खाते हैं। और खाते हैं उसके बाद क्या कर लेते हैं, कोई ना कोई सिम्टोमेटिक रिलीफ, भाई इनो ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। यहाँ से रोगों की शुरुआत होती है। आपको लगता है कि इनो लेने से हार्ट देख कर कहाँ है सर, है, लेना देना है, कैसे वो हम आगे देखते हैं। तो ये चीज हुई कि हमें करना क्या है। हमें वो नहीं करना है कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, हमें वो करना है कि हमारे शरीर की अंदर से जो आवाज आ रही है वो क्या है। एक चीज मैं यहाँ पे फिर से गौर कर रहा हूँ, आपको आपका ध्यान ले जाऊंगा कि जो अपने आप चलने वाले वाइटल फंक्शंस है ना, उसमें हमें आइडियली कोई डिस्टरबेंस नहीं लाना चाहिए। क्योंकि गलती कहाँ हो रही है, गलती यहाँ हो रही है कर्मेंद्रियों से जो कर्म हो रहे हैं, वो जो हम कॉन्शियसली कर्म कर रहे हैं, वो कर्मों में गड़बड़ी। तो अगर इसे सुधार दिया जाएगा ना, तो सत्व अपने आप वाइटल फंक्शंस को करेक्ट कर देगा। और आप जब वाइटल फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं ना, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने आप को नेचर के इंटेलिजेंस से ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। यही हुआ। तो क्रिएशन ने बहुत अच्छे से समझाया कि किसी भी कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके पीछे वजह क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की जरूरत। बाकी सब वजह गौण है, लेकिन उस समय पे मुख्य वजह क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ना जरूरी है। और जब ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है ना उस स्थिति में, तो आप उस स्थिति में सरवाइव नहीं कर पाते। ज्यादा स्ट्रेस फिर भी कंटिन्यूड रहता है, तो आपको फिर जो एंजाइटी के डॉक्टर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास भेज दिया जाता है, या वो खुद आपको एक प्रकार से सिडेटिव ड्रग्स देना शुरू कर देते हैं। ये प्रोटोकॉल है और ये लीगल है। हम ऐसे देश में रह रहे हैं कि जहां पे धीरे धीरे मरने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वो लीगल है, और यही सत्य है, आज के समय का यही सत्य है। ठीक है, आइडियली हमें जो बॉडी के अंदर हो रहा है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको कब्ज है ना, तो वाइट लेक्सेटिव चूर्ण देके भी अगर आपको मैं बॉवेल मूवमेंट करवा रहा हूँ, तो वो इस आयुर्वेद के इस लॉ के अनुसार, नेचुरोपैथी के इस लॉ के अनुसार वो अगेंस्ट नेचर है, वो प्रकृति के खिलाफ। करना क्या चाहिए इसमें, जो आपके सेंसेस आपको कहते हैं वो। तो अभी यहाँ पे तो आपको शायद जवाब मिल ही गया कि जब जो आपका बॉडी बोले तब वो करना है। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि सर हमें समझ में थोड़ी आता है हमारा बॉडी क्या कहता है। मैंने जब अपने स्टूडेंट्स को कहा कि भूख लगे तब खाना है, भूख नहीं लगे तो नहीं खाना है, तो स्टूडेंट्स आजकल के सोचो 17 साल के 18 साल के कॉलेज के स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर भूख कब लगती है पता नहीं चलता। तो मैंने बोला ठीक है, जब तक पता ना चले तब तक मत खाओ, 2 दिन मत खाओ, 3 दिन मत खाओ, 5 दिन मत खाओ। जब लगे ना कि नहीं अभी बहुत भूख लगी है, खाऊंगा नहीं तो नहीं रह पाऊंगा, तब खाओ। फिर देखो वो सेंसेशन खाने से शांत होता है क्या, है तो ठीक है, तो भूख लगी थी। फिर वापस उस सेंसेशन को याद रखो, जब ऐसा हो तभी खाना खाओ वरना मत खाओ। मैंने भी खुद ने वो प्रैक्टिस की, और जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करते तब तक रियल हंगर क्या है ना पता नहीं चलता। रियल हंगर को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ घड़ी देखी, सब खाने बैठे हम खाना शुरू कर देंगे तो बॉडी में एक प्रॉब्लम हो सकती है। डाइट पे मैं आज ज्यादा बात करूंगा क्योंकि कल डाइट का मुद्दा थोड़ा छूट गया था। कल हमने बात की थी कि जो बॉडी के अंदर फंक्शंस चल रहे हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं फिर से दोहरा हूँ, जो बॉडी के अंदर सब कुछ अपने आप चलने वाले जो फंक्शन है उनको हमने न्यूट्रिशन का नाम दिया। न्यूट्रिशन में सिर्फ डाइजेशन नहीं, कचरा बाहर निकालना भी न्यूट्रिशन का ही फंक्शन है। जो आप खाना खा रहे हैं उसे एब्जॉर्ब करना, ब्लड के अंदर लाना, पूरे ब्लड में सर्कुलेट करके हर सेल उसका इस्तेमाल करे, उसे स्टोर करे, उसे एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में बदले। एक सेल की प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट दूसरे सेल की बाय फर्स्ट प्रोडक्ट हो सकती है, रो प्रोडक्ट हो सकती है।
तो ये जो पूरा उनका सिस्टम है, पूरा जो हमारे बॉडी में सब कुछ बन रहा है, जो हो रहा है, जिसमें आपके वाइटामिन बन रहे हैं, जिसमें आपके हॉर्मोन्स बन रहे हैं, वो पूरी प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन। तो आप जो लिपिड खा रहे हैं, लिपिड यानी कि चर्बी, आप जो फैट खा रहे हैं, आप जो चर्बी वाला तेल वाला भोजन खा रहे हैं, वो लिपिड भी तो एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में अपने आप बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन सही है। और न्यूट्रिशन सही से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने कल देखा था कि किसी भी प्रोसेस में दो चीजें चाहिए, एक होता है पोषक तत्व एलिमेंट्स मटेरियल, और दूसरा होता है एनर्जी वाइटलिटी। हम यहाँ पे करेंगे वाइटल एनर्जी, आपकी लिविंग एनर्जी। मटेरियल्स तो हैं, प्रोसेस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट एनर्जी नहीं। क्यों सफिशिएंट एनर्जी नहीं है? जो लोग नए हैं वो लोग कल का हमारा वीडियो फेसबुक पे जाके लाइव रिकॉर्डिंग जो थी वो एक बार देख लें। क्यों? क्योंकि हमारी गलत आदत है, जहां बॉडी एनर्जी इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देता है वहां भी हम इतनी एनर्जी यूज कर देते हैं। ऐसे भूख न लगने पर भी खाना, उसमें भी तो एनर्जी यूज हुई। जितनी भूख लगी उससे ज्यादा खाना, एनर्जी ज्यादा यूज चली गई। आपको भूख कम लगी लेकिन आप भारी भोजन खा रहे। जिसको भूख कम लगी होती है ना, आप भूख कम लगी होती है, लोगों को समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ कि बीमार आदमी की जब भूख वापस आती है ना, तो उसकी कम भूख होती है। उसे भूख लगती है लेकिन वो भूख कमजोर होती है। वो व्यक्ति 2 चम्मच चना नहीं खा सकता, वो व्यक्ति इतना टुकड़ा भी बाजरे का रोटला नहीं खा सकता, लेकिन वो व्यक्ति पूरा बाउल भर के मूंग का सूप पी सकता है। जब भूख कम हो तब मात्रा कम करने से कुछ नहीं होता, तब भोजन हल्का लेना जरूरी है। हल्का लेना यानी जो पचने में हल्का, लघु भोजन, लघु आहार। और जब भूख भारी हो तब हल्के भोजन से काम नहीं बनेगा। जब हल्का भोजन खाओगे तो 1 घंटे में वापस भूख लगेगी, तब थोड़ा भारी भोजन। तो सिर्फ और सिर्फ जीआई इंडेक्स काम नहीं करता है, ठीक है। जो अलग अलग इंडेक्स समझो, सिर्फ और सिर्फ कैलोरी काउंट है, वो काम नहीं करता है। हमें हमारा शरीर क्या कह रहा है उसको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। और ये हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने नहीं बैठे हैं। हमारे जो भी पेशेंट्स हैं उनके जो भी कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, आप यूट्यूब पे जाके या जो जो भी हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स है उस पे जाके आप देख सकते हैं। तो इस केस में हमें करना क्या, हम इसी पे बात करते हैं। क्योंकि आज आप जो भी लोग जुड़े हैं वो शायद इसी शब्द की वजह से हमारे साथ जुड़े। हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर रेशा ने कहा कि वॉल्स थिक हो रही है, वॉल्स को पतला करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या हम? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो प्लेक फॉर्मेशन बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं, हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? एलोपैथ ने आपको एक दवाई दे दी जो एंटी कोएगुलेंट है, यानी कि अगर ये प्लेग बना तो ये प्लेग टूटेगा नहीं। एक तरह से ये कहते हैं ये प्लेग बनेगा ही, क्योंकि जो कोएगुलेंट्स होते हैं ना, कोएगुलेंट्स क्या होते हैं कि जहां पे भी इंजरी होती है ना, जैसे ये वेसल है, ठीक है, ये वेसल की दीवार, यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी भी प्रकार के, जैसे आपको भी स्किन में बाहर फुंसियां होती है या बाहर पे कोई इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन कुछ भी इंजरी होती है, तो वैसे यहाँ अंदर भी होता है ऐसा कुछ नहीं। या ब्लड में जो फ्लो हो रहा होता है वो जब सारे सेल्स एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, हर जगह पे कचरा किसी न किसी तरह से भर गया, कचरा बाहर नहीं निकल रहा। जैसे डॉक्टर ईशन शुरुआत में कहा कि सेल की सर्वाइवल की 2 मुख्य जरूरतें होती है, 3 मुख्य जरूरतें होती है। एक नेटवर्किंग, हर सेल अपने आप कोऑर्डिनेशन में काम करे। दूसरा होता है न्यूट्रिएंट, और तीसरा होता है एलिमिनेशन। तो उसे पोषक तत्व मिलते रहे और जो उसका कचरा है वो बाहर। अभी हर जगह पे कचरा जो है वो जमा हो गया, निकल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ खा ही कर रहे हैं। सिर्फ खा करेंगे तो जो पहले का जमा हुआ है वो कब खर्च होगा, वो कब निकलेगा। तो हर जगह से मना कर दिया कि नो नो, एक्स्ट्रा लिपिड वी डोंट वांट, एक्स्ट्रा लिपिड वी डोंट वांट। सेम हैपेंस इन डायबिटीज। डायबिटीज का तो बहुत लंबा चल सकता है, उतना वर्कशॉप हम कर सकते हैं। डायबिटीज रेजिस्टेंस कब डेवलप होता है? जब हर सेल मना कर देता है कि नो वी हैव इनफ ग्लूकोज, हमारे पास ऑलरेडी बहुत ग्लूकोज है। फिर इंसुलिन बढ़ता है, वो और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को जबरदस्त डालता है, और फिर धीरे धीरे जब ग्लूकोज बढ़ता जाता है सेल के अंदर तो फिर मोटापा होने लगता है, क्योंकि वो फैट में कन्वर्ट होता है। तो अभी ये स्थिति हो गई है कि हर जगह पे लिपिड भी भर गया है, हर जगह पे सारे सब्सटेंसेस जो है भर गए, वो आना नहीं चाहते। न्यूट्रिशन की प्रोसेस सही से नहीं हो पा रही है, ब्लड फिल्टर सही से नहीं हो पा रहा है, किडनी भी थक गई है, तो सारी चीजें ब्लड में आ गई। अभी ब्लड तो सिंपली एक तरह से फ्रेश होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही ब्लड आपके ब्रेन में जा रहा है, वही ब्लड आपके हाथ में से पसार हो रहा है। एकदम छोटी छोटी धमनियां होती हैं,
तो वहां पे तो ब्लॉकेज नहीं लाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जहां जहां जगह मिले वहां वहां वो साइड साइड में चीजों को जमा करते हैं। जहां आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जैसे आपकी वाइटलिटी अच्छी होती है, जैसे आपके बॉडी में इस विशिएटेड ब्लड की वजह से कोई इन्फेक्शन वगैरह है, कुछ भी छोटी मोटी इंजरी होती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आती है अंदर, तो वहां पे संभावना है कि इस प्रकार के क्लोटिंग हो, यानी प्लेग फॉर्मेशन जो हम कहते हैं वो हो। तो प्लेग फॉर्मेशन एक प्रकार से बॉडी डिफेंसिवली करता है कि वो पूरे ब्लड में छूटा छूटा, हम ना कि जैसे कचरा जो है वो अगर इस कमरे में ऐसे ऐसे खुला खुला रखेंगे, इस बाहर की लॉबी में कचरा खुला खुला रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा आने जाने में? नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर उसे उठा के, भले मेरे पास डस्टबिन नहीं है अभी, लेकिन मैं उसे उठा के साइड में कर दूंगा तो वो फ्लो हो सकेगा ना, रास्ता खुल सकेगा। ये बॉडी ने कब किया? जब ऑलरेडी ब्लड की कंसिस्टेंसी बढ़ने लगी, जब वो ऑलरेडी गाढ़ा होने लगा। उसी तरह से ये कोलेस्ट्रॉल में लिपिड जो है वो क्यों साइड में जाने लगा? क्योंकि ऑलरेडी ब्लड बहुत गाढ़ा होने लगा। तो ब्लड गाढ़ा होने लगा, इसलिए प्रेशर को कम करने के लिए बॉडी ने उसे साइड साइड में डालने का शुरू किया। लेकिन अभी जब हम ये एंटीकोएगुलेंट जैसे ड्रग लेते हैं तो ये प्लेग फॉर्मेशन नहीं बनता। हाँ, साइंटिफिकली दे आर करेक्ट कि आप 5 साल ज्यादा जियो, इसलिए हम ये कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप डाइट लाइफस्टाइल करेक्ट करने वाले हो नहीं, आप कारणों को दूर करने वाले हो नहीं। क्योंकि प्लेग जब बन जाता है और बाय चांस फ्लो बढ़ने की वजह से, अगर आप रनिंग कर रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हार्ट बीट थोड़े बढ़ जाते हैं, तो ये प्लेग यहाँ से रिलीज हो सकता है। और जब ये प्लेग रिलीज होता है और आगे कहीं पे हार्ट की कोई छोटी सी वेसल हो या ब्रेन की कोई छोटी सी वेसल हो, तो उसमें जाके वो अटक सकता है। हार्ट की कोई कार्डियक वेसल में जाके अटक गया, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट काम करना बंद कर सकता है। ब्रेन के किसी एक छोटी सी वेसल में जाके अटक गया तो ब्रेन का कोई हिस्सा काम करना बंद कर सकता है, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। इसीलिए तो बीपी को साइलेंट किलर कहते हैं। और हमारे सोसाइटी में ऐसा है कि डर जो है ना, वो दिमाग पे पहले हावी होता है, विश्वास पहले हावी नहीं होता है, डर पहले हावी। और ये बिजनेस पूरा डर का, ये ड्रग माफिया, ये हाथ माफिया, ये जो पूरा बिजनेस है पूरा ड्रग का। हमारे पास जितने भी कार्डियक पेशेंट आते हैं उन सभी को बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट उनको यही कहते हैं कि आपको ये मेडिसिन तो चालू ही रखनी। और उसके बावजूद भी हमारे ऑब्जर्वेशन में, जहाँ पे सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल आने लगती है, जहाँ उनके हार्ट का परफॉर्मेंस सुधरने लगता है, जहाँ उनकी एक्टिविटीज सुधरने लगती है, जहाँ उन्हें एनर्जेटिक फील होने लगता है, वहां धीरे धीरे मेडिकेशन कम होने लगती है। और मेडिकेशन कम करना हमारा टारगेट नहीं है। वी डोंट वांट टू हैव अ क्रेडिट ऑफ रिड्यूसिंग योर मेडिकेशन, बट वी वांट यू लिव लॉन्गर। और इसीलिए हम हर केस में मेडिकेशन बंद होगी ही ऐसी गारंटी नहीं देते, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप कितना कमिटेड रहते हैं, आपकी प्रकृति क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, वो भी तो बहुत मैटर करता है। हार्ट अटैक के जो मैकेनिज्म है ना वो बहुत वास्ट है, उसकी जो जो जिस तरह से हार्ट अटैक होता है वो बहुत ही वास्ट है। तो आयुष एडमिट कर, तो उसमें आप ये चीज समझिए कि सिर्फ ये प्लेग फॉर्मेशन भी नहीं है, उसमें एग्जॉशन भी है। एग्जॉशन यानी थक गया बॉडी, अभी हार्ट बीट करने के लिए भी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, ये भी हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो लेने से नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप मुझे बताइए कि जिन लोगों को कार्डियक डिजीज डेवलप हुआ या जिन लोगों को बीपी पता चला, उनमें से कितने लोग ऐसे थे कि जो मेडिकेशन पे थे और उसके बावजूद भी उनको हार्ट अटैक हुआ? क्या ऐसे लोग नहीं है? 90% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन उसे हम नॉर्मल समझते हैं। मेडिकेशन पे होने के बावजूद भी उनको हार्ट अटैक आया, उसे हम नॉर्मल समझते हैं। लेकिन अगर कोई मेडिकेशन नहीं ले रहा है या किसी ने मेडिकेशन बंद कर दी है, उसे अगर हार्ट अटैक आता है, चाहे फिर उसकी उम्र 65 साल, 70 साल, 75 साल ही क्यों ना हो, उसे हम नॉर्मल समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डर का धंधा, सिर्फ और सिर्फ फियर। कैसे हो सकता है एग्जॉशन, कैसे हो सकता है मेडिसिन पे, हम उसकी बात करते हैं। और बिना मेडिसिन के भी वही रीजन है, लेकिन उस रीजन को जड़मूल में से कैसे दूर करना, हम उसकी बात करते हैं। अगर आप लोग जानते हैं
तो आयुर्वेद में 3 प्रकार की प्रकृति बताई गई, किसी को पता है? बोलिए। वात, पित्त और कफ, ऐसा कहा गया। ठीक है, कफ प्रकृति, हाँ जी, वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार की देह प्रकृति बताई। आप कुछ और कह रहे हैं? तो जो कफ प्रकृति के जो डोमिनेंट लोग होते हैं, जिसमें कफ प्रकृति डोमिनेंट होती है, वो थोड़े लेजी टाइप होते हैं, जिनका शरीर थोड़ा भारी, जिनके शरीर में न्यूट्रिएंट स्टोर ज्यादा होते हैं, क्योंकि कफ यानी कि आपका शारीरिक ढांचा, तो वो ढांचा ज्यादा अच्छे से बना हुआ रहता है। उनका जो डिसीजन होता है वो भी धीरे धीरे लेते हैं, वो हर प्रोसेस में थोड़ा पेशेंस होता है, थोड़ी धैर्य होती है, ये उनकी क्वालिटीज हैं। तो यही इनकी कुछ प्रकार से बढ़ जाते हैं तो डीमेरिट हो जाते हैं। पित्त में ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होता है, यानी उनके अंदर मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा उनका दिमाग फास्ट चलता है, वो काम जल्दी कर सकते हैं, इंटेलिजेंटली सब कुछ चीजें कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बहुत ही शार्प होता है, वो बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम सकते हैं और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ कोई काम फटाफट, जैसे मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट है तो उसमें वो फटाफट काम कर सकते हैं। और तीसरी प्रकृति होती है वात प्रकृति, जो बहुत ही चंचल होती है, जिसमें वायु ज्यादा होता है। भी वायु ज्यादा होता है तो वायु का स्वभाव क्या है? गति। तो इनके शरीर के अंदर क्या होगा? गति ज्यादा होगी, मूवमेंट ज्यादा होगा, फंक्शन ज्यादा होगी, एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो एक्टिविटी जब ज्यादा होती है तो हर प्रकार से ओवर वर्क होगा, ओवर टॉकेटिवनेस होगा, ओवर ईटिंग भी हो जाएगा, फ्रीक्वेंट ईटिंग भी हो जाएगा, रेस्टलेसनेस होगा। 5 मिनट रेस्ट करने का मौका मिला है ना, तो वो 5 मिनट फोन लेके बैठेगा या किसी न किसी से बातें करेगा या ये करेगा वो करेगा, ऐसा स्वभाव भी होता है। वायु प्रकृति यानी ऐसा स्वभाव होता है। ऐसे वायु प्रकृति के डोमिनेंट इंसान यदि वायु दोष को कंट्रोल न किया या प्रकृति से ऊपर, प्रकृति का अर्थ क्या है? जनरली लोग समझते हैं कि मेरी ये प्रकृति है यानी मेरे में ये दोष है, ऐसा नहीं। प्रकृति का मतलब क्या है कि आपके जीन्स का ये बिहेवियर, जेनेटिक बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड। आपके जीन्स का, आपके डीएनए का स्वभाव बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत हार्डवर्क लगता है। आप अपना स्वभाव बदल सकते हैं, किसी और का नहीं बदल सकते, लेकिन अपना कब बदल सकते हैं? जब आपको रियलाइजेशन हो कि आपको बदलने की जरूरत हो। तो यही चीज है यहाँ पे हमें समझनी है कि जो वायु प्रकृति का इंसान है उसमें जहाँ पे ये रेस्टलेसनेस है, ओवर एक्सेस से सब प्रकार से काम करने की जो आदत है, उसकी वजह से जो हमने 2 चीजें देखी, मटेरियल एनर्जी, तो वो एनर्जी बहुत ही कम होने लगती है। वो नींद में भी कुछ ना कुछ सोचने लगता है, वो सोने से पहले भी कुछ ना कुछ करता है, उठता है तुरंत ही कुछ ना कुछ करता है। जबकि बाकी दोनों प्रकृति के इंसानों में अगर वो सुबह उठ जाते हैं, कफ प्रकृति में ज्यादा होता है कि अगर वो उठ जाते हैं, उनको नींद आ रही है तो वापस सो जाएंगे, या उनको नींद में से उठाना यानी पहाड़ को उठाना, ऐसा उनका है। लेकिन वायु प्रकृति में क्या होता है, क्योंकि वो यहाँ से बहुत ही फटाफट फटाफट उनका दिमाग चल रहा है, तो कुछ ना कुछ होगा, छोटी सी आवाज आएगी तुरंत उठ जाएंगे, या कोई घटना हुई तो वो रात भर सोएंगे। तो ऐसे में ये जो बढ़ा हुआ वायु है ना, उस बढ़े हुए वायु को कम करना। वायु प्रकृति के इंसान को आहार विहार में भी ध्यान रखना है कि उसका वात दोष बढ़े नहीं। पित्त दो प्रकृति वाले इंसान को आहार विहार में वो ध्यान रखना है कि उसका पित्त बढ़े नहीं। कफ प्रकृति वाले इंसान को ये ध्यान रखना है कि उसका कफ बढ़े नहीं। तो हो सकता है कि आपका वजन कितना भी हो, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना भी बढ़ गया हो, लेकिन आपकी प्रकृति वायु है और आप में वात दोष बढ़ रहा है उम्र के साथ। जनरली वात दोष उम्र के साथ बढ़ता है, क्योंकि सारी घटनाएं हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए वात दोष उम्र के साथ बढ़ता है। तो ऐसे केस में एग्जॉस्ट हो जाए आप जब भी, तो हार्ट काम नहीं कर सकता, ऐसा होता है। दूसरी एक चीज डॉक्टर यशा ने कही कि वेसल्स जो हैं वो ऐसे हार्ड होने लगती है, मोटी होने लगती है। तो ऐसा जनरली कार्डियक वेसल्स, जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं, वो हार्ट की आर्टरीज मोटी कब होती है? सिर्फ हार्ट की आर्टरीज ही नहीं, ये जो हार्ट की दीवारें हैं ना, हार्ट की वॉल्स, ये भी अधिक मोटी होती है, होने लगती है, हार्ड होने लगती है, मोटी होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको काम ज्यादा करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। हार्ट की वॉल्स भी मोटी होती है, वेसल्स की, कार्डियक हार्ट में से जस्ट बाहर निकलने वाली एओर्टा की भी वेसल्स मोटी होती है, और ब्लड में खून पहुंचाने वाली जो आर्टरीज है उनकी भी वेसल्स मोटी होती है। क्यों? क्योंकि हार्ट ज्यादा काम करेगा तो हार्ट को जो वेसल्स ब्लड पहुंचा रही है उनको भी तो ज्यादा काम करना पड़ रहा है।
तो उनकी भी वेसल्स मोटी होती है, तो इसलिए वेसल्स मोटी होती है। और इसमें जब कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है या इसमें भी जब कोई कचरा इकट्ठा होने लगता है तो उसमें से ब्लड फ्लो कम होने लगता है। लेकिन ऐसे केस में भी जहां पे आपको सोनोग्राफी में ऐसा दिखाया जाता है, हार्ट की जो सोनोग्राफी होती है उसमें आपको दिखाया जाता है कि आर्टरी जो है वो इतनी ब्लॉक है, कोरोनरी आर्टरी आपकी 10% काम कर रही है, 20% काम कर रही है या 90% काम नहीं कर रही, तो ऐसे केस में भी आपका शरीर, यदि आप नींद पूरी करो, यदि आप अपने डाइट लाइफस्टाइल को करेक्ट करो, तो वो नई वेसल्स बाजू में से निकालता है। यही है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी यही होती है कि दूसरी वेसल को वहां पे रास्ता दे दिया जाता है। नेचुरली भी बाईपास होता है। हार्ट को सप्लाई करने के लिए हमारा जो कुदरत है, जिसमें जो इंटेलिजेंस दिया है, वो इतना बेवकूफ तो है नहीं कि सिर्फ एक ही आर्टरी देगा। अगर वो एक आर्टरी ब्लॉक हो गई तो पूरा हार्ट काम करना बंद नहीं, एक ही हार्ट को सप्लाई करने के लिए बहुत सारी आर्टरियाज। अगर एक आर्टरी बंद होगी तो बाकी आर्टरीज जो है वो अपना चौड़ाई बढ़ा देंगी, उसमें से फ्लो अपने आप बढ़ेगा। लेकिन वो कब होगा? जब न्यूट्रिशन की प्रोसेस सही होगी, यानी जब आप सिर्फ और सिर्फ डाइट लाइफस्टाइल को करेक्ट करेंगे तभी ये चीज मुमकिन। ठीक है, अभी हम सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। बाकी जितने लोग पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं वो सभी मुझे बोलेंगे कि सर आप जो करना है वो बात नहीं करते, सिर्फ भाषण देते रहते हैं। तो डाइट में कोलेस्ट्रॉल जैसे एक बहुत मुख्य कारण है, डायबिटीज भी एक कारण है, डायबिटीज की वजह से भी वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन डायबिटीज को हम यहाँ पे लेने जाएंगे तो बहुत दूसरा विषय हो जाएगा, उसको हम कभी और फिर से समझने की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल जनरली हम कहते हैं कि एक प्रकार का लिपिड है। उसमें हमने देखा अभी आजकल कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल वो है कि जो आपके बॉडी में अगर रह भी जाता है ब्लड में तो आपको नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचता, क्योंकि वो छोटे छोटे छेद में बहुत जल्दी घुस नहीं जाता है, वो हाई डेंसिटी का है। लेकिन जो लो डेंसिटी लिपिड है एलडीएल, वो छोटे छोटे छेद में भी जल्दी घुस जाता है। तो वो जो एलडीएल है वो आपकी वेसल्स को जल्दी मोटा कर सकता है, वो आपके जो यहाँ पे जो भी छोटे छोटे होल्स बने उसमें जल्दी अटक सकता है। तो वो ना हो इसलिए वो कहते हैं कि आप एलडीएल को कम करो। अदरवाइज दोनों तो है लिपिड, दोनों क्या है, एक प्रकार से चर्बी है। और हमारे शरीर में जब तक हम जिंदा हैं तब तक, किसी भी जीव में जब तक वो जिंदा है तब तक हर एक प्रकार के प्रोटीन को दूसरे अनेकों प्रकार में प्रोटीन में बदलने की क्षमता है। हर एक प्रकार की चर्बी को, हर एक प्रकार के लिपिड को, हर एक प्रकार के फैटी एसिड को दूसरे प्रकार के फैटी एसिड में वो बदल सकता है। इवन HDL कैन बी कन्वर्टेड टू LDL, LDL कैन बी कन्वर्टेड टू HDL, चाहे वो लेबोरेटरी में पॉसिबल हो ना हो, लेकिन हमारे शरीर में वो पॉसिबल है और वो होता ही है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, क्या उनके शरीर के अंदर चर्बी ही नहीं है? ऐसा नहीं है। हमने कल एग्जांपल लिया था जब डेयरी प्रोडक्ट्स की बात आई थी कि गाय भैंस का दूध पीने से ही जो कैल्शियम विटामिन मिल रहे होते, तो गाय के दूध में वो कहाँ से आए? वो तो अपने पूरी जिंदगी में सिर्फ 6-8 महीने 1 साल ही दूध पीती है, बाकी तो जो घास फूस खाते हैं उसी से उनको दूध बन रहा है, उनका शरीर पूरा बन रहा है, उनके इतने बड़े बड़े सींग बन रहे हैं, उनमें कैल्शियम कहाँ से आया? गाय के सींग में कितना कैल्शियम होगा? तो ये सारी चीजें क्यों अच्छे से उनके शरीर के अंदर हो रही है? क्योंकि उनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन सही से होगा। तो हमें यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम कैसे करना है, हमें ये सोचना है कि हमें न्यूट्रिशन को अच्छे से कैसे इंप्रूव करना है, जिसमें एलिमिनेशन भी अच्छे से इंप्रूव हो जाए, जिसमें आपके शरीर के अंदर जो भी कुछ पहले से जमा हुआ है वो अच्छे से यूज होने लगे, आपको अच्छी भूख लगने लगे, आपकी नींद, हेल्थ जो है ना वो फील होनी चाहिए, आपको एनर्जेटिक फील होना चाहिए, आपकी नींद से आपको पता चलना चाहिए कि हाँ आज मेरी नींद पूरी हुई, आज मुझे अच्छा लग रहा है। एक्सरसाइज करने की आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, धूप में बैठ के आपको बहुत अच्छा फील होना चाहिए, फ्रेश एयर मिलते ही आपको फ्रेशनेस लगनी चाहिए, वो हेल्थ आपको फील होनी चाहिए। डाइट खाने के बाद, भोजन खाने के बाद आपको भारीपना नहीं लगे। तो डाइट का पहला रूल ये है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके बाद आपको भारीपना नहीं लगे। अगर मात्रा ज्यादा है तो मात्रा को कम करो, यदि भारी भोजन खा रहे हैं तो उसको हल्का करो। तो हल्के भोजन में क्या कर सकते हैं? जिनको भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है उनके लिए मैं कॉमन एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन
यहाँ पे मैं एडवाइस देने से पहले एक कॉमन इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, क्योंकि कल हमारे साथ अनुभव हुआ कि लोग चालू मीटिंग में मीटिंग खत्म होने से पहले लेफ्ट कर दिए। तो मैं पहले इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि अभी जो भी मैं एडवाइस देने जा रहा हूँ वो जनरल एडवाइस है। हो सकता है आप इसको 100% फॉलो करो तो आपका बीपी बहुत ही तेजी से कम होने लगे, 2-3 दिनों में ही आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही कम होने लगे। और अगर कम हो रहा है ब्लड प्रेशर, तो कम हो रहे ब्लड प्रेशर के साथ आपकी मेडिकेशन भी कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी मेडिकेशन में इंटेलिजेंस नहीं है। आप जो दवाई खा रहे हैं बीपी को कम करने की, उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, आपके बॉडी में इंटेलिजेंस है। जब बीपी कम हो गया है उसके बावजूद भी जब आप वो दवाई लेते हैं तो आपका बीपी और कम हो सकता है। और जब बीपी ज्यादा कम होता है ना तो परेशानी ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू बीपी थोड़ा ज्यादा हो तो। क्योंकि बीपी ज्यादा होता है तो आपको थोड़े साइन तो मिलते हैं, लेकिन बीपी ज्यादा जब बहुत ही एकदम से कम हो जाता है तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आप गाड़ी पे चलाते चलाते आपको चक्कर आ जाए, गिर सकते हैं। तो ध्यान रहे, आप बीपी मॉनिटर करते रहें अगर ये चीज आप शुरू कर रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ उसको तो। और अगर आप बीपी कम हो रहा है तो आपको साथ साथ में मेडिकेशन भी कम करनी है। लेकिन आप अगर अपने आप ही अपनी दवाइयां कम कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते। आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, करना चाहें तो क्या करना है कि जिससे बीपी अपने आप कम हो सकता है। हमारे सभी का इंडिया में एक कंसेप्ट बन चुका है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शुड बी हेवियर। वो हमारा ट्रेडिशन रहा है, या जो भी संस्कृत टेक्स्ट ज्यादातर लिखी गई है वो साउथ में ना लिखी गई है लेकिन नॉर्थ में ज्यादा लिखी गई है। तो वहां का टाइमिंग ऐसा है कि आप रात को जल्दी ही सो जाते हैं। वहां पे आप देखेंगे जो मैचेस भी चलती है उस तरफ की हिमाचल वगैरह की, तो वहां पे जल्दी अंधेरा हो जाता है, वहां पे 4-5 बजे अंधेरा होने लगता है। तो वहां पे रात जल्दी होने लगती है, वहां पे रात जल्दी होने लगती है, इसलिए वो रात को जल्दी सो जाते हैं, उनका भोजन बहुत जल्दी हो जाता है, सुबह में उनको जल्दी भूख लगती है। और वो उठने के बाद क्योंकि वहां पे ठंडा इलाका होता है तो उनका रूटीन भी बहुत फास्ट होता है। और हम सभी जानते हैं कि आज भले हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ही ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, लेकिन पहले तो जब हैवी लेते थे खाना तो ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। लेकिन सिर्फ हैवी भोजन से ही परेशानी नहीं होती। जो हम तीखा खाने लगते हैं, जो हम फूड को प्रोसेस करने लगते हैं, जैसे आजकल हमारे वर्कशॉप में ज्यादा लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों को टेस्ट मिल रहा है, वहां पे चेंज मिल रहा है। तो पहले सिंप्लिसिटी को ज्यादा माना जाता था, और सिंप्लिसिटी से जैसे जैसे हम दूर आते गए ना, वैसे वैसे हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के व्रत लाए गए कि ताकि आप थोड़े और सिंपल हो जाए। फलाहार को अभी फरार कर दिया है गुजरात में, वो बात अलग है, लेकिन फलाहार को लाया जाए कि आप और कोई कुक्ड भोजन ना खाएं, आप कच्चे से फ्रूट खाएं जिसको प्रोसेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कंसेप्ट था। ऐसे केस में जहां पे आपकी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट नहीं है, जहां पे आप रात को थोड़ा लेट सो रहे हैं, जहां पे आपको मॉर्निंग में उठते ही तुरंत भूख लग रही है, थोड़े समय में भूख लग रही है, तो ऐसे केस में आपका ब्रेकफास्ट हेवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय पे आपको भूख नहीं लग रही। कई लोगों को ऐसा आदत हो गई है कि वो बहुत सालों से सुबह में रोटला खा रहे हैं या भाकरी खा रहे हैं, भले पहले एक्सरसाइज या उनका जो भी रूटीन चल रहा था, अभी वो रूटीन नहीं चल रहा है, लेकिन अभी भी वही भूख लगती है। तो वो भूख उनकी बायोलॉजिकल हंगर, वो घड़ी के साथ हमारे शरीर ने जो आदतें बनाई है ना, वो हंगर है। जैसे अगर कोई 4 बजे चाय पीता है, 5 बजे चाय पीता है, तो उससे अगर 5 बजे चाय नहीं पीती तो कैसे उसके बॉडी में रिएक्शन आते हैं? क्योंकि उसकी बॉडी में वो प्रिपेयरनेस हो गई थी, रेडीनेस हो गई थी कि एक टॉक्सिन हमारे अंदर आने वाला है, हमें उसके सामने फाइट करने के लिए रेडी रहना। वो जब नहीं आता है तो बॉडी में तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ 2-4 दिनों तक ही होती है। और हम आपको सुबह में भूखे रहने को नहीं बोलते। अगर आप अभी भी सुबह में गर्म नाश्ता करते हैं या हैवी नाश्ता करते हैं या चना खाते हैं या स्प्राउट खाते हैं, ऐसा कुछ भी खाते हैं, तो सिंपली अपने आप को स्विच कीजिए फ्रूट्स पे। सिंपली अपना फर्स्ट बिल जो है ये फ्रूट्स लाइए, और ये फ्रूट्स भी ऐसे लाइए कि जो थोड़े जूसी हो, जो थोड़े अल्कलाइन हो। ठीक है, फाइबर्स की मैं बहुत बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अल्कलाइन हो, जूसी हो, ये ज्यादा जरूरी है। अभी आप इसमें केला नहीं खाएंगे, ठीक है, पपीता चलेगा, पपीता जूसी भी है, पपीता चलेगा, केला नहीं खाएंगे, एप्पल खा सकते हैं,
और सबसे अच्छा अभी की जो मौसम गया, ये जो शरद ऋतु वगैरह गया है, इसमें मौसम भी बहुत अच्छी, तो मौसम्बी का जूस पियेंगे। तो मौसम्बी है, संतरा है, तरबूज है, ये सभी चीजें बहुत ही अल्कलाइन, आपके ब्लड की अल्कलाइनिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, वो भले खट्टा है, आप उस हिसाब से एसिडिटी अल्कलाइनिटी नहीं कह सकते, आप ब्लड लेवल पे क्या है। हाँ, मौसम्बी का जूस पी के एसिडिटी हो जाती है। कई लोग कहते हैं नारियल पानी पीने से डकार ज्यादा आते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके स्टमक में ऑलरेडी एसिड बना हुआ है, मौसम्बी के जूस से वो एसिड बाहर आ रहा है। जैसे नारियल पानी पीने से किसी को एसिड नहीं हो रहा, नारियल पानी तो न्यूट्रल है, लेकिन नारियल पानी पीने से जो ऑलरेडी गैस बना हुआ था वो इजीली निकल पाता। देखिए, अगर ऐसा हो भी रहा है तो आप तुरंत मौसम्बी के जूस में मत जाइए, आप अपना कंफर्ट जोन ढूंढिए कि आपको क्या सूट हो रहा है। लेकिन आप जो प्रिपेयर्ड, जो कुक्ड खाना खा रहे हैं, उससे अच्छा है कि जो कुदरत ने बनाया हुआ खाना है वो पहले शुरू करें। तो मौसम्बी से तकलीफ होती है तो आप पपैया खाना शुरू करें, या आप एप्पल खाना शुरू करें, या भूख नहीं लग रही तब तक मत खाइए। अगर भूख नहीं लगी है और खाएंगे ना, तो कुछ भी खाएंगे तो तकलीफ होगी। हम कहते हैं कि भोजन न, भूख न लगी हो ऐसे समय पर आप अगर अमृत भी पिएंगे ना, तो भी वो आपके लिए जहर के समान। हम यहाँ पे 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने 200 से ज्यादा पेशेंट्स अभी तक हैंडल किए हैं। सभी को हमने मॉर्निंग में मौसम्बी का जूस दिया है, नारियल पानी दिया है, और उन सभी लोगों को पहले वो प्रॉब्लम थी और आज उनके वो रूटीन में आ चुका है। जब आपके शरीर में ऑलरेडी टॉक्सिन होता है ना, तो वो नेचुरल चीजों के सामने इजीली रिएक्शन करता है। जब आपके शरीर में कोई ऐसी चीज आती है ना जिसको वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सके, तो अगर रिजेक्ट करना होता है तो वो इजीली रिजेक्ट कर पाता है। आपको ये समझना है कि जब आपका बॉडी मौसम्बी का जूस नहीं पी सकता, जब आपका बॉडी नारियल पानी नहीं पी सकता जो इतना न्यूट्रल है, जो इतना अल्कलाइन है, जो इतना कुदरत ने बनाया हुआ अच्छा सा फ्रूट जूस है, वो अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यानी आपको उस समय पे कुछ भी खाना नहीं चाहिए। हाँ, एसिडिटी है तो बॉडी एसिड को बाहर निकाल रहा है, तो उसे निकलने दीजिए। लेकिन एसिडिटी के केस में यदि आप कुछ खा लेंगे तो वो एसिड सप्रेस होगा, वो वहीं रहेगा और वो वहां से और अंदर जाएगा, वो और ब्लड में जाएगा। तो उसे धीरे धीरे क्लीन करना है। हो सकता है कि पहले ही दिन से आप मौसम्बी का जूस ना पी सके, हो सकता है पहले ही दिन से आप नारियल पानी ना पी सके, लेकिन जब आप अपने पूरे डाइट लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल भी, रात को अगर 9:30 बजे नींद आ रही है और आप 10 बजे तक जग रहे हैं तो आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। ये हमने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, 10 बजे नींद आ रही है, आप 11 बजे तक जग रहे हैं, आप 1 घंटा अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। जब नींद आती है तब सो जाइए, दोपहर में भी नींद आती है सो जाइए, सुबह में उठने के बाद कुछ काम करने के बाद फिर से थकावट लगती है, सो जाइए। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि हो सकता है आपको नींद की जरूरत ना हो, लेकिन आपको आराम की जरूरत हो, तो आराम करना है उस समय पे। ये छोटी छोटी आदतें भी हमें बदलनी है। एक्सरसाइज, अगर एनर्जेटिक लगता है तो एक्सरसाइज भी करना है, सनलाइट में भी बैठना है, फ्रेश एयर का भी एक्सपोजर करना है, ये सारी चीजों को साथ में करना है। और इससे अपने आप, और छोटी और 2-4 चीजें हमने कल बताई थी, वो मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि अगर बहुत तीखा खा रहे हैं तो मिर्ची को धीरे धीरे कम करते जाइए। वगार में कई लोग, ऐसा हमारे साथ हुआ था, हमारे एक रिलेटिव के साथ, कि उनको, मैं उनके घर से जब आता था खाना तो मैंने उनको कहा था कि आप ये कम कीजिए, आप वो कम कीजिए, आप जीरा थोड़ा कम डालिए, आप राई थोड़ा कम डालिए टिफिन सर्विस में। तो वो कम में डालते तो ज्यादा ही थे। तो जब हम कहते थे कि एकदम कम, आप 4 दाने डाल, तो वो 4 दाने रख देते थे तो भी वो आधा चम्मच तो शायद डाल ही देते थे। तो हजमा है, जीरा है, राई है, ये सारी चीजें भी स्टिमुलेंट, जिसमें भी सुगंध आती है ना, जिसमें भी अरोमा आती है ना, वो हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट करने के लिए थे। कल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दिया था, जिन्होंने नहीं अटेंड किया वो एक बार हमारा वीडियो देख लें। तो उसमें आपको समझना है कि वो क्यों नुकसान करता है। वो लेना है, अगर आपको फ्लेवर के लिए लेना है तो बहुत मात्रा में लीजिए। आप लहसुन की 1 कड़ी डालेंगे तो भी उतनी ही सुगंध आएगी जितनी आप लहसुन की 4 कड़ी डालें। और वो स्टिमुलेशन ऐसी चीज है ना कि धीरे धीरे आप जब उसे रेगुलर बेसिस पे लेने लगते हैं ना, तो आपको ज्यादा ही चाहिए। चाय अगर आप रोज पी रहे हैं ना, तो फिर वो चाय आपको स्ट्रांग ही चाहिए, वो और स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 15 दिन में एक बार पी रहे हैं ना, तो कम से कम लाइट होगी ना, तो भी वो आपको बहुत अच्छी लगी। तो उन चीजों से दूर ही रहना अच्छा है। और अगर कभी कभार उसे एंजॉय करने के लिए ले रहे हैं तो ले लीजिए, ठीक है।
ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो मत ही लीजिए, लेकिन उसे आदत में मत लाइए। तो उन चीजों को कम करें, तो स्टिमुलेशन को कम करेंगे, नींद अच्छे से लेना शुरू करेंगे, और उसके साथ साथ में बाकी चीजों को भी करेक्ट करेंगे। जैसे आप अगर रोटी ज्यादा खा रहे हैं, चावल ज्यादा खा रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे, तो उसकी जगह पे फ्रेश वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना शुरू कीजिए, फ्रूट्स को इंक्लूड करना शुरू कीजिए। तो उससे आपकी ब्लड की एल्कलिनिटी अपने आप कम होगी, और धीरे धीरे जो मॉर्निंग में आप नारियल पानी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना, आपका बॉडी मौसमी का जूस जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, वो भी करना शुरू करेगा। बहुत अच्छा फेज है। लोगों को ऐसा लगता है कि सर मैं नारियल पानी पहले पी ही नहीं सकती थी, और अभी मैं पूरे 1 साल से सुबह में नारियल पानी पी रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिएगा कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और उन सभी के ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद हुई है, उन सभी के जो भी बाकी रोग थे उनकी रिकवरीज हुई है नेचुरली। तो ये हो सकता है, लेकिन उसमें हमारे फूड में नेचुरल कंपोनेंट्स होने चाहिए, होलसम कंपोनेंट होने चाहिए। हम होलसम शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई सारी चीजें आ सकती है। होलसम शब्द यानी कि वो कम से कम प्रोसेस्ड हो, उसे स्टोर कम से कम किया गया हो, उसे कंबाइन कम से कम किया गया हो, उसे उसका कुकिंग कम से कम हुआ हो। हाँ, वो बात अलग है कि आज के समय में हमारे जो भी रूटीन है या हमारे जो भी डिजीज कंडीशन है, उसमें हमारी पाचन शक्ति बहुत कमजोर होती है, और ऐसे में जब आप वेजिटेबल्स को कच्चा खाते हैं तो वो आपको पाचित नहीं होता है। अभी जैसे अभी की सीजन में जो भी वेजिटेबल आएंगे ठंडियों में, पालक है, मेथी है, गाजर है, बीट है, तुवेर है, फिर वालोड़ है, तो ये सारी चीजें पचने में भारी है। जिसकी भूख कमजोर है वो इसे पका के भी खाएगा ना, तो भी अच्छे से शायद डाइजेस्ट ना हो। ये ऐसे वेजिटेबल, अभी इन लोगों को ये वेजिटेबल नहीं खाने, इन लोगों को अपनी भूख के अनुसार वेजिटेबल को डिसाइड करना। हो सकता है कभी मेरी भूख ज्यादा हो, कभी मेरी भूख कम हो सकता है कभी मुझे ज्यादा नींद की आवश्यकता हो, कभी कम नींद की आवश्यकता। तो जब जैसी भूख होगी तब वैसा भोजन हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इन जनरल जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है या जहाँ पे भी शरीर के अंदर रोग है, रोग की स्थिति है, जहाँ पे भी शरीर के अंदर कचरा इकट्ठा हुआ है, और वो कचरा जब तक शरीर से बाहर नहीं निकलता है तब तक उस व्यक्ति को नेचुरली स्ट्रॉन्ग हंगर नहीं लग सकता। तो ऐसे व्यक्ति को आइडियली भारी भोजन तो बिल्कुल नहीं करना। बहुत ही ट्रेंड चल रहा है मिलेट्स का, मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ। मिलेट्स खाने से आपका जीआई कम हो सकता है, आपका ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो है, जो डायबिटीज में आपको ब्लड शुगर जो है वो तुरंत नहीं बढ़ा रहा, लेकिन बाद में तो बढ़ा ही रहा है, वो शायद कम हो सकता है। कई लोगों को इसलिए भी जीआई कम आता है क्योंकि वो ना डाइजेस्ट ही नहीं होता। जो खाना आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो ब्लड में कैसे आएगा? तो आप मुझे बताइए कि जब आपकी भूख कमजोर है उस समय पे आप ज्वार खाएंगे या बाजरी खाएंगे या दूसरा कोई भी मिलेट खाएंगे जो आपको पच नहीं रहा है। ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, बहुत गलत ट्रेंड चल रहा है, और कई नेचुरोपैथ्स ने ये ट्रेंड चला जाए, लेकिन ये गलत है। ये अधूरी समझ का नतीजा है कि आज मिलेट्स का ट्रेंड हर रोग में चल रहा है, वो गलत है। आइडियल नेचुरोपैथ जो क्लासिकल नेचुरोपैथी के टेक्स्ट है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आपकी भूख के अनुसार आप भोजन निश्चित कीजिए। मिलेट्स पचने में भारी है, अगर आपकी भूख बहुत अच्छी है तो मिलेट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी भूख अगर कमजोर है तो मिलेट्स आपको भारी पड़ेंगे। आप सोचिए जिसकी भूख कमजोर है वो अगर बाजरी का रोटला खाता है तो शायद उसके ब्लड में ग्लूकोज नहीं आएगा, लेकिन उसके पेट की क्या हालत होगी। और फिर नेचुरोपैथी सेंटर्स में रेगुलर बेसिस पे दिए जाते हैं एनिमा, एनिमा ले लीजिए पेट साफ कीजिए, चूरन ले लीजिए पेट साफ कीजिए। हर तरफ से बॉडी के साथ टॉर्चर करना है। पेट साफ नहीं हो रहा तो भी बॉडी के साथ टॉर्चर, हाथ काम नहीं कर रहा तो भी बॉडी के साथ टॉर्चर, हर तरह से बॉडी के साथ टॉर्चर करना है। सॉरी, वन मोर थिंग, ये जो डॉक्टर येशा ने दवाइयां बताई, हाथ काम नहीं कर रहा, तो हाथ तो काम कर रहा है, हाथ तो ज्यादा काम कर रहा है। और आपको जो दवाइयां लास्ट में मुझे पता है जो हार्ट एक्शन, हार्ट की एक्शन के ऊपर काम करती है, तो आपको जो दवाइयां ये कह के दी जा रही है ना जिससे आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, एंड सो टू से दे आर नॉट हार्ट सपोर्टिव बट दे आर हार्ट सप्रेशन, वो हार्ट की एक्शन को तो कम कर रहे हैं। जो पंप कर रहे हैं वो पंप की इंटेंसिटी को कम कर रहा है, जो पंप हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है, तो वो तो हार्ट की एक्शन को सप्रेस कर रहा है। आप सोचिए कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे पता है क्या करना है, और मैं इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश से एक काम कर रहा हूँ, वो मेरे जीने मरने का सवाल है, इसलिए मैं पूरी कोशिश से अपना काम कर रहा हूँ। और आप है कि सामने से कोई ना कोई रेजिस्टेंस ला रहे हैं,
तो आप जितना रेजिस्टेंस लाएंगे, आप जितना मुझे वो कार्य करने से रोकेंगे, तब तक यदि कोई कार्य मेरे जीवन के लिए जरूरी है तो तब तक मैं उस चीज को करता ही रहूंगा ना। इसीलिए एग्जॉस्ट होते हैं लोग। हार्ट की दवाइयां चलने के बावजूद भी हार्ट अटैक, रीजन इज सो, बीपी की दवाई चलने के बावजूद भी उनको हार्ट अटैक आता है। ये वजह, यही एग्जॉस्शन इसलिए भी है क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं होती। जैसे हमने कहा कि वायु प्रकृति के लोगों में ये ज्यादा होता है, उनकी उम्र जनरली कंपेरेटिवली कम होती है। उसकी वजह क्या है ये, ठीक है। तो उसमें हम बहुत अभी आगे नहीं बढ़ रहे, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बहुत सारे वजह हो सकती है। लेकिन उसमें जो मुख्य है कोलेस्ट्रॉल, उसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। यदि हाइपर कोलेस्ट्रोलिया है भी तो उसमें आप अपने फर्स्ट मील में, कुछ भी हो जाए, फर्स्ट मील में फ्रूट्स लाना शुरू कीजिए, जो फ्रूट आपको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे बनाना मत लाइएगा, केला मत लाइएगा, कोई भी फ्रूट लाइए। बनाना मत लाइए, पपैया मत लाइए, सॉरी पाइनएप्पल मत लाइए। जो जूसी फ्रूट्स हैं, जो अल्कलाइन है, वो ज्यादा लाइए। जैसे कि जैसे हमने कहा मौसम्बी है, संतरा है, नारियल पानी है। अगर ये तीन में से कुछ फ्रूट नहीं करा तो पपीता तो करेगा ही करेगा। और जब भूख लगती है ना, तो भूख को थोड़ा बढ़ने दीजिए, आधा ग्लास पानी पी लीजिए, थोड़ी देर आराम कीजिए और भूख को आधा घंटा 1 घंटा बढ़ने दीजिए। उसके बाद यदि भूख बढ़ी है तो खाइए। यदि आपकी भूख मर गई है ना, कई लोग गुजराती में कहते हैं कि हमारी भूख मरी गई। यदि आपकी भूख चली गई ना वापस, तो नहीं खाना है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल क्लॉक वाली नहीं है। यदि वो भूख 2 घंटे के बाद और ज्यादा होती है, 3 घंटे के बाद और ज्यादा होती है, तो वो सही है अंदर। तो ऐसी जब भूख लगती है ना, तब खाइए। और तब क्या खाएंगे, नेचुरल खाएंगे। अगर ऐसे में अगर आपका बॉडी नेचुरल चीज रिजेक्ट करता है ना, यानी आपको सच में भूख नहीं लगी, आपको सिर्फ पानी पी के आराम करना चाहिए। पेट में कुछ गुड़गुड़ हो या सर दर्द हो, उसका मतलब नहीं है कि भूख लगी। भूख का बहुत स्पेसिफिक सेंसेशन है। जब 1-2 दिन भूखे रहेंगे तो अपने आप वो सेंसेशन पता चलता है। तो जब ऐसी भूख लगती है तभी खाना खाना है। दूसरी चीज कि फर्स्ट में ये होना चाहिए, मैं यहाँ पे टाइम नहीं बता रहा हूँ, देयर इज नो टाइम लाइन। दूसरी चीज वही है कि आपको घड़ी देख के नहीं खाना, जब भी भूख लगेगी तब खाना। आप पूरा दिन भी फ्रूट से रहेंगे ना तो कोई परेशानी नहीं होगी उस केस में जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में, कल भी मैंने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे से स्टोर होते हैं हमारे बॉडी में, लिपिड बहुत अच्छे से स्टोर होता है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में प्रोटीन भी बहुत अच्छे से स्टोर होता है। जो स्टोर नहीं होते हैं एक मात्रा से ज्यादा, वो है मिनरल्स। और वो जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है या जिंक है, ये सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं रसीले फलों में से, रसीले वेजिटेबल्स में से। आप तरबूज खाएंगे। एक पेशेंट आए थे हमारे पास बहुत समय पहले, लास्ट समर में शायद, या लास्ट समर में, 1 साल होने आया। उस व्यक्ति को प्यास ही नहीं लग रही थी, समर की सीजन में भी प्यास नहीं लग रही थी। पूरे दिन में वो 1 गिलास भी पानी नहीं पीता। बहुत सारे रोग थे, बहुत सारी दवाइयां थी, लेकिन प्यास ही नहीं लग रही। डायूरेटिक दवाई चल रही है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, उसके बावजूद भी प्यास नहीं लग रही, पानी नहीं पी रहे हैं। अभी जबरदस्ती तो पानी देना नहीं, हमने कहा कि नहीं पानी भी उतना ही पीना है, प्यास लगे। उस व्यक्ति के डाइट में सिंपल छोटे मोटे चेंजेस है। और तब उस समय पे तरबूज की सीजन थी, तो तरबूज सकरटेटी वो उनके रेगुलर भोजन में लाया गया। तरबूज खाने से या जो भी जूसी फ्रूट्स हमने दिए, उससे उनके बॉडी की मिनरल्स की कमी कम हो। जब मिनरल्स अच्छी क्वांटिटी में आएंगे तभी तो बॉडी पानी लाएगा ना अंदर, तभी तो पानी को मेंटेन करेगा ना। जैसे डॉक्टर येशा ने कहा कि नमक कम करने से कई लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नमक कम करने से या नमक बंद करने से 2-3 दिनों में लोगों को 4-5 किलो वजन कम हो जाता है। तो वो सिर्फ वाटर को रिटेन करने का वजन था। वो पानी नमक की वजह से अंदर था, नमक ज्यादा था, या नमक जो रेगुलर होता है उस लेवल से थोड़ा ज्यादा था, इसलिए पानी ज्यादा था। तो वैसे ही मिनरल्स बने रहने चाहिए जो आपके बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बनाए रखता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आप जब नेचुरल फॉर्म में कोई चीज लेते हैं ना, दवाई के फॉर्म में नहीं, नेचुरल फॉर्म जो अनकुक्ड है, ऐसे फॉर्म में जब आप लेते हैं ना, तो हर लेवल पे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का काम बहुत अच्छा होता है। और इसलिए जब नेचुरल फॉर्म में कोई चीज ज्यादा भी होगी ना एक मात्रा से, तो बॉडी उसे तुरंत ही रिजेक्ट करती है, वो शायद आपके ब्लड में आए ही नहीं।
और अगर ब्लड में आ जाए तो वो इजीली बाहर निकल जाए। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मैंने कहा कि फर्स्ट मील फ्रूट्स होने चाहिए पूरे दिन में, दोपहर को, रात को, जो आप भोजन कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, उसमें अगर पॉसिबल है एक भोजन वहां पे भी आप फ्रूट ला सकते हैं। फ्रूट ऐसा नहीं है कि खाने के बाद में खाना है, फ्रूट्स आपको जब भूख लगती है ना तब आपके मेन भोजन में लाना है, तो वहां पे भी आप ये सारे जो फ्रूट्स मैंने कहे वो ला सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको फ्रूट्स नहीं लागे, आपको गर्म ही खाना है, जैसे ठंडी का मौसम है तो लोग कहेंगे कि हमें तो गर्म ही चाहिए, तो सब्जी है या सब्जी का सूप है, उस तरह से आप उन चीजों में ला सकते हैं। जब तक कोलेस्ट्रॉल है या जब तक कोई भी गंभीर बीमारी है, जब तक आपकी भूख कमजोर है, तब तक आपको भारी भोजन नहीं खाना है। तो बालूर है, तुअर है, ये भले ही सीजन के फ्रूट हैं, सीजन की सब्जियां हैं, गाजर है, बीट है, ये आपको बॉईल करके भी नहीं खाना, आपको हल्का भोजन उसके कंपैरिजन में खाना है। तो हल्का भोजन क्या है? तो जो भी बेले की सब्जियां हैं, जनरली मैं कहूँ जो भी क्लाइंबर्स हैं, जो भी बेल हैं, वो कंपेरेटिवली पचने में हल्की है। सभी नहीं, लेकिन कंपेरेटिवली पचने में काफी हल्की है। वो डिपेंड करता है आप कुक कैसे करते हैं। जैसे दूधी है, दूधी यानी लौकी हिंदी में, फिर गलका है, तुरिया है, गुजराती में गलका तुरिया कहते हैं, ये अलग अलग प्रकार के गढ़ हैं, ठीक है। फिर टिंडी आती है, तो टिंडे हैं, तो टिंडी अलग से आप बना सकते हैं। फिर ટીંસા, ગુજરાતીમાં એક શાક આવે છે ટીંસા, तो वो भी एक क्लाइंब कर्ड फैमिली का ही, गर्ड फैमिली का ही एक स्पीसीज है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये पचने में हल्की है। फिर बैंगन है, बैंगन भी पचने में हल्का है, टमाटर पचने में हल्का है, ये पचने में हल्की चीजें हैं। इन चीजों में आप जितनी अपचीय चीजें हैं, जितनी भारी चीजें हैं वो नहीं डालेंगे, इन सब्जियों का सूप बनाएंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। सूप बनाइए, सब्जी बनाइए, जरूरी नहीं है कि दिन में 3 ही बार खाइए, मॉर्निंग में, दोपहर में और रात में। आप दिन में 5 बार भी खा सकते हैं, दिन में 7 बार भी खा सकते हैं। शर्त उतनी है कि आपको तब भूख लगनी चाहिए। भूख लगने के बाद आधा घंटा इंतजार कीजिए, भूख को तरह बढ़ने दीजिए, और फिर जो आप पचा सकते हैं ऐसा भोजन खाइए। फिर भले ही आप दिन में 7 बार खाइए, में कोई अर्ज नहीं, आप 5 बार खाइए, कोई अर्ज नहीं, लेकिन ऐसा भोजन खाइए जो पचा सकते हैं। आप 5 बार 7 बार भी सिर्फ सूप पियेंगे ना, वो भी आपको हल्का लगेगा, तो भी आपका ब्लड प्रेशर अपने आप कम होने लगेगा। हाँ, नमक भी धीरे धीरे कम करना है। हम तो बिना नमक का भी आप खा रहे हैं और हमें कोई कमजोरी नहीं है, तो नमक भी कम कर सकते हैं। नमक आपके लाइफ की जरूरत नहीं है। या वन मोर थिंग, जब आप कोई भी प्रकार का फ्रूट नहीं खाते रेगुलर भोजन में, जब आप हमेशा वेजिटेबल्स को पचा कर ही, उनको कुक करके ही, उनको स्टीम करके, उनको बॉईल करके ही खाते हैं, तब उनका नमक जो है वो चला जाता है। कैसे चला जाता है? मैं आपको एक एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल। जब हम दूध को, या सॉरी पानी को एक तपेली में बॉईल करते हैं, तो जब पानी जितनी देर बॉईल होता है ना, उतनी देर ही, जब हम पानी को उतनी देर ही उस पूरी तपेली में जो क्षार है ना वो जम जाता है। क्षार उसका तपेली में आजू बाजू में जम जाता है। तो ये क्या था? उसके अंदर जो भी सॉल्ट था वो सिर्फ सोडियम था ऐसा नहीं है, बाकी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। मैग्नीशियम से भी सॉल्ट बनेगा, हर प्रकार के जो आयन से उनसे सॉल्ट बनेगा। तो जो भी आयन्स थे वो सभी सॉल्ट बन गए वहीं पे वहीं, और वो सभी उसमें रुक गए। अभी आप वो पानी पियेंगे तो वो पानी पचने में हल्का हो गया, यानी उसमें मिनरल्स नहीं, उसमें सॉल्ट नहीं है। और मिनरल वाटर हम कहते हैं यानी क्या, कि जिसमें मिनरल्स हैं। तो उबला हुआ पानी और मिनरल वाटर में ये डिफरेंस है। अभी यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि हम जब वेजिटेबल्स को कुक करके खाते हैं ना, तो उसका जो नेचुरल नमक होता है वो चला जाता है, और इसलिए हमें ऊपर से नमक डालने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम वेजिटेबल्स को कम से कम पचाते हैं, या हम उनके जो बनाने की रीत है वो बदल देते हैं, तो हमें सॉल्ट डालने की जरूरत कम पड़ती है। जैसे कि अगर आप बॉईल करेंगे तो बॉईल करने में कंपेरेटिवली नमक ज्यादा जाता है, लेकिन आप जैसे हमारे ट्रेडिशनली, हमारे जो दादी माँ जिस तरह से सब्जी बना दी थी उस तरह से सब्जी बनाएंगे, यानी कि सिर्फ सब्जी को डाला, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, थोड़ा सा ढक्कन के ऊपर पानी रख दिया, और धीमी आंच पे, ऐसे बनने में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन धीमी आंच पे उस सब्जी के उसी पानी से वो स्टीम होता रहे, पानी डाले बिना। या किसी सब्जियों में पानी कम होता है तो हल्का सा पानी डाल के उसी से स्टीम होता रहे, तो उसका सॉल्ट उस सब्जी के अंदर ही रहता है। और ऐसी सब्जी जब आप खाते हैं ना, तो आपको पानी, नमक की जरूरत नहीं पड़ती।
तो नमक की जरूरत कम पड़े या जो सब्जी का नेचुरल सॉल्ट है वो गायब ना हो, उसके लिए आपको खाना ऐसे बनाना धीरे धीरे शुरू करना है। ना समझ में आए तो वीडियो के बाद कभी भी आप हमें फोन कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे, लेकिन उस तरह से हमें बनाना शुरू करना है। जब हम ऐसे बनाना शुरू करेंगे ना तो हमारे बॉडी में सॉल्ट की कमी नहीं होगी। जैसे मैंने कहा ना, एक लेडी में मिनरल्स की कमी होने के वजह से उसके प्यास कम लग रही थी, जब उसने तरबूज वगैरह खाना शुरू किया, सोचो तरबूज में तो ऑलरेडी वाटर है, तरबूज में 90% पानी ही है, लेकिन उसके बावजूद भी तरबूज वगैरह पूरा दिन खाने के बावजूद भी उनको सुबह शाम अभी 3-4 ग्लास, 1 बोतल 2 बोतल पानी की जरूरत पड़ने लगी। तो पानी की प्यास नहीं लग रही तो जबरदस्ती पानी मत पिलो। आपकी डाइट लाइफस्टाइल में कहाँ गलती हो रही है वहां काम, जहां जहां स्टिमुलेंट आ रहा है उस स्टिमुलेंट को भगाओ। अगर मुखवास की भी जरूरत नहीं है ना तो नहीं खानी, वो भी एक प्रकार से अरोमा है। खाने से पहले कुछ नहीं खाना है, खाने के बाद कुछ नहीं खाना है। जो भी चीज हम मुंह में रख रहे हैं ना वो हमारे शरीर का हिस्सा बन रहा है, और अगर वो हिस्सा नहीं बन रहा पा रहा है ना तो हमारे शरीर के ऊपर एक बर्डन बन रहा है। ठीक है ना, या तो वो हिस्सा बनेगा या तो वो बर्डन बनेगा। अगर वो हिस्सा बनने के योग्य नहीं है या हमारा शरीर अभी वो मांग नहीं रहा है तो हमें वो नहीं करना है। तो क्या खाना है, हमने देखा ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना आपके लंच और डिनर में 50% से ज्यादा, 50 to 70% मिनिमम, अगर 100% हो सके तो ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन 50 to 70% सब्जी हो, और ये सब्जी वैसी जो आप पचा सके। यहाँ पे मैं पालक मना कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेथी मना कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वो सारी सब्जियां मना कर रहा हूँ जो पचने में भारी हैं। तुवेर भारी है, वालोर भारी है, उन सभी सब्जियों को मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ। कौन सी सब्जियां खानी है, जो अंदर से रसीली हैं, जो खुद पानी वाली हैं, जो इजीली पच जाती हैं, जो आपको सूट होती है, जो आपको डाइजेस्ट हो जाती हैं, वैसी सब्जियां खानी। जब वो हम खाना शुरू करेंगे हमारे मिनरल्स अपने आप नॉर्मल होने लगेंगे, हमें बाहर से सॉल्ट की भी कम जरूरत पड़ने लगेगी। जो और एक और चीज, हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सोडियम की सॉल्ट में मिनरल्स में जरूरत है, NaCl की जरूरत नहीं है। ऐसा हमारे बॉडी में सभी प्रकार के मिनरल की जरूरत है, और वो सभी प्रकार के मिनरल्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, नॉट फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से। और वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल में यदि कोई चीज मात्रा से ज्यादा भी आ रही है ना तो हमारा बॉडी ये नेचुरल है इसलिए उसे बाहर निकाल। ठीक है, अभी नेचुरल फूड पे हम आते हैं। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की हमने बात कर दी। लंच डिनर का आइडियल प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए उसकी बात कर दी। जब भी खाना खाएंगे तो मात्रावत खाएंगे, अपनी भूख से थोड़ा कम खाएंगे, वापस भूख लगेगी तो वापस खाएंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप आधी रात को नहीं खा सकते, अब रात को नहीं खा सकते। अगर आपको भूख लगी है तो आप खाइए, लेकिन ऐसे समय पे जो खा रहे हैं ना वो हो सके उतना नेचुरल, यानी फ्रूट खाइए, एप्पल खाइए, ममरा मत खाने में। आप कई लोग करते हैं कि बिस्किट का पैकेट साथ में रखते हैं, आधी रात को भूख लगती है तो फटाफट खा लेते हैं, उसकी जगह तो एप्पल रखिए। तो जब भूख लगती है तब खाइए, लेकिन हो सके उतना नेचुरल खाइए। अगर अनटाइमली खाते हैं तो फ्रूट्स ही प्रेफर कीजिए, वो भी जूसी फ्रूट। तो अगर रिजेक्ट करना होगा ना आपके बॉडी को तो वो इजीली रिजेक्ट कर पाएगा। चलो हम अभी एक बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड से क्या नुकसान हो सकता है, और स्पेशली कोलेस्ट्रॉल के केसेस। हम कहते हैं कि हमारे भोजन में फैट भी होना जरूरी है, ऑयल होना जरूरी है, हम ऑयल के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो ऑयल जो है वो भी नेचुरल फॉर्म है। जैसे कि आप जब रिफाइंड तेल खाते हैं तो वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, ठीक है, या रिफाइंड तेल तो ठीक है, हम जो तली हुई चीज खाते हैं तो उसमें तेल बहुत ही जलता है। तो जितना तेल जलता है उतना उसका जो उसके जो एटम के लेवल पे, उसके जो परमाणु के लेवल पे जब हम बात करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बदलता है, वो बिगड़ता है। जब आपको पता है तपाया जाए आपकी जिंदगी, आप बहुत प्रैक्टिकली सोचिए, आपकी लाइफ में जब आपके साथ बहुत ही कठोर परिस्थितियां आने लगे, बार बार में जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगे, तो आपका जो एक स्वभाव बन जाता है कट्टरपंथी वाला, ये जो एकदम हार्ड जो स्वभाव बन जाता है, वो क्या जल्दी बदलता है? नहीं बदलता ना। तो जिस तेल को आप बहुत जला जला के, बहुत तपा तपा के आप अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं ना, चाहे वो 2 बूंद भी क्यों नहीं आ रहा है, वो शायद डाइजेस्ट हो जाए, वो शायद एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन वो बॉडी के बाकी सेल्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। डाइजेस्ट भी इसलिए हो जा रहा है, एब्जॉर्ब भी इसलिए हो जा रहा है क्योंकि आप उसे किसी और चीज के साथ में ले रहे हैं। अगर जले हुए तेल को अकेले लेंगे ना 2 चम्मच तो वॉमिट हो जाएगा,
गले से ही नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन वहीं आप कच्चे तेल को पिएंगे, जो फ्रेश निकला है, जो कोकोनट का ऑयल है, या कोकोनट चबा के खा रहे हैं, तो वोमिट नहीं हो रहा है। अब सिंगदाने खा रहे हैं, सिंगदाने का तेल निकाल के कच्चा 1 चम्मच भी पिएंगे तो वोमिट नहीं हो रहा है। लेकिन उसी सिंग के तेल को, उसी कोकोनट के ऑयल को जब आप जलाएंगे, वो जलाया हुआ तेल आप 1 चम्मच भी मुंह में डाल के पी नहीं सकते। और अगर पी ली है और आपकी एनर्जी अच्छी है, आपकी वाइटलिटी अच्छी है, तो आपको वोमिट हो जाएगी, आपको गले से नीचे उतारने की इच्छा नहीं। लेकिन हम उस चीज को मिक्स करके लेते हैं। जैसे चाय के लिए मैं यही एग्जांपल देता हूँ कि चाय की पत्ती, हमें दूध से प्रॉब्लम नहीं है, हमें चीनी से प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा जो नुकसान कर रही है आपको सबसे ज्यादा, वो चाय की पत्ती है, क्योंकि वो पॉइजन है। जैसे टोबैको एक पॉइजन है, वैसे चाय एक पॉइजन है। और उस चाय को हम 1 चम्मच पूरा ऐसे मुंह में डाल के नहीं पी सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको दूध में डालते हैं, दूध में उबालते हैं, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं। चीनी नहीं डालते तो शायद चाय भी कड़वी लगती है। तो उस चीज को, उस जहर को हम घोल के पीते, हम डाइल्यूट करके पीते। तो ये तेल जो आप जलाकर खा रहे हैं, वो जलाकर खाना बंद कीजिए। वघार में भी तेल डालने की जरूरत ना हो तो मत डालिए। और जिस तरह से सब्जियां बनाने का मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, वैसे बनाएंगे ना, तो आपको मैं डेफिनेटली चैलेंज करता हूँ, आपको वघार की जरूरत नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा तीखा खा रहे हैं और आपको बिना मिर्ची का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो पहले सिर्फ कुछ दिनों के लिए फ्रूट्स खाइए, और फिर आपको धीरे धीरे कम मिर्ची वाला या बिना मिर्ची वाला खाना अच्छा लगने लगेगा। धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेशन बढ़ते हैं। ऐसा मैंने नहीं, हमारे एक पेशेंट ने हमें सिखाया कि सर धीरे धीरे तो चीजें सिर्फ बढ़ती है, बंद करना हो ना तो वो एकदम से ही कर। मैंने बोला ठीक है, अल्टरनेटली बंद कीजिए, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, या पहले लाल मिर्च बंद कीजिए, हरी मिर्च को सिर्फ ऐसे टुकड़ा करके डाल दीजिए, फिर खाते समय वो हरी मिर्च को भी निकाल दीजिए, उसे में नहीं खाना है। ये प्रैक्टिस शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे उसे भी कम करने की हमारी इच्छा हो जाएगी तो हम उसे बंद कर देंगे। तो ये धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन आपका एक डेडिकेशन चाहिए। किसी भी डिपेंडेंसी को छोड़ना हो, चाहे वो दवाई की हो, चाहे वो किसी प्रकार के भोजन की हो, चाहे वो कोई आपकी गंदी आदत हो, किसी भी डिपेंडेंसी को छोड़ना हो तो उसे फिजिकली छोड़ने से पहले मेंटली छोड़ना बहुत जरूरी है। आपकी कोई फेवरेट, आपकी कोई मनपसंद चीज आप खुद ही बना रहे हैं, आप चाय खुद ही बना रहे हैं अपने घर के बाकी के लोगों के लिए, उसके बावजूद भी जब आप यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे ना, तो आप उस चाय को नहीं पीएंगे। तो ये हो सकता है, ये संभव है, और इससे अच्छे अच्छे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। हमें सिर्फ और सिर्फ डाइट की जब बात आती है ना, तो ये समझना है कि फूड क्या है और पॉइजन क्या है। जो फूड नहीं है वो आपके लिए पॉइजन है, जो फूड नहीं है वो आपके बॉडी के लिए एक प्रकार से एक्सोटॉक्सिन है। और जब आप तेल को जला के खाते हैं ना, तो वो एक प्रकार से आपके लिए पॉइजन हो जाता है। वो जाके जो हम HDL कहते हैं उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ाता है, सॉरी LDL जो है उससे थोड़ा ज्यादा। ऐसा नहीं है कि घी जो है वो तेल से कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि घी की भी देखने जाएंगे तो प्रोसेस में तो वो जलता ही है, घी तो बनने की प्रोसीजर में ही जल गया है। तो वो मैटर नहीं करता कि आप कौन सा ऑयल खाते हैं, आप ऑयल्स को बदलते रहिए, तो उनके जो मिनरल्स हैं, उनके जो कंपोनेंट्स हैं, वो भी आपको अलग अलग सीजन में अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते रहें। लेकिन जो आप ऑयल ले रहे हैं उसे कच्चा लेना शुरू कीजिए। गरम गरम सूप पी रहे हैं तो उसके ऊपर आधा चम्मच कच्चा सींग तेल डालिए। ऑर्गेनिक सींग तेल मिलता है यहाँ पे बड़ौदा में, अलकापुरी के पास एक वसुंधरा करके स्टोर है, वहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनिक चीजें मिलती है, तो वहां से आप लेके आ सकते हैं। हमारे कई सारे पेशेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं, तो वो पॉसिबल है। कई सारे अभी शॉपकीपर्स भी जो हैं वो कोल्ड कंप्रेस मशीन रखते हैं, तो कोल्ड कंप्रेस ऑयल रिफाइंड नहीं है, कंपेरेटिवली वो अच्छा है। ठीक है, उसमें हो सकता है कि वो ऑर्गेनिकली न बनी हो, जो भी मूंगफली वगैरह है, लेकिन वो एटलीस्ट कोल्ड कंप्रेस है तो रिफाइंड कम है। तो कम से कम प्रोसेस्ड हो, कम से कम जला हुआ हो, ऐसा खाना खाना शुरू करें। इसीलिए हम दूध बंद करवाते हैं, क्योंकि कच्चा दूध पचता नहीं है और पका हुआ दूध तो प्रोसेस है। जब हम दूध को भी तो उबालते हैं, तो जैसे मैंने कहा पानी उबलता है तो उसमें स्वरूप बदलता है, तेल उबलता है तो तेल का स्वरूप बदलता है, तो दूध में भी तो लिपिड है, दूध में भी तो चर्बी है, तो उसका भी स्वरूप बदलता है। तो उसका सॉल्यूशन लोग निकाल देते, सर मैं तो चाय पीती हूँ लेकिन मलाई निकाल देती हूँ। ठीक है, आप मलाई निकाल देते हैं, लेकिन ओवरऑल भी उसमें फिर भी चर्बी तो है। आप जितनी बार दूध को उबालोगे,
जितनी बार दूध को गर्म करोगे या जितनी बार उसको ठंडा करके उसकी मलाई निकाल दोगे, वापस जब तक उसमें गर्मा देना वापस वो मलाई बना देगा। वो मलाई बन ही इसीलिए रही है कि अंदर जो लिक्विड है ना वो बना रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब आप मलाई निकाल देते हैं तो दूध के अंदर का या चाय के अंदर का जो चर्बी था वो गायब हो गया। इसमें चर्बी तो है, ठीक है। जैसे मक्खन बनाते हैं तो छाछ में ऊपर का निकाल देते हैं तो चर्बी निकल जाती है, तो छाछ में क्या चर्बी नहीं रहती? छाछ में भी तो चर्बी रहती है। तो मक्खन ज्यादा चर्बी वाला था, नीचे चर्बी थोड़ी कंपेरेटिवली कम है, लेकिन उसमें भी ऑयल जो है वो प्रोसेस हो रहा है, इसलिए वो प्रोसेस वाला हम कोलेस्ट्रॉल के केस में सजेस्ट नहीं करते। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेफिशिएंसीज आ जाए। मैं जब वो सारी चीजें खा रहा था तब मेरे बॉडी में डेफिशिएंसीज थी, बाल सफेद थे, जॉइंट पेन थे, स्किन फंगल इन्फेक्शन थे। और जब वो सारी चीजें खाना बंद कर दिया, डाइट लाइफस्टाइल पे ज्यादा ध्यान दिया, तो वो सारी डेफिशिएंसीज नेचुरली क्योर हुई। सप्लीमेंट्स लेने से वो सारी चीजें जनरली कंपेरेटिवली बढ़ेंगी, उन सारी चीजों को बंद करने से वो कम होगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। लाइफस्टाइल में क्या बेसिक चेंजेस आने चाहिए वो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिए हैं, उसको मैंने थोड़ा सुपरफिशियली कह दिया। डाइट में क्या बेसिक चेंजेस आने चाहिए उसको भी हमने यहाँ पे बात कर लिया। अगर तेल खा रहे हैं ले सकते हैं, कोई उसमें अर्ज नहीं है। आपको अगर उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा या थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन चाहिए, जैसे अभी ठंडी की मौसम है या कई लोगों में कोई ऐसे रोग होते हैं कि जहाँ पे ड्राइनेस ज्यादा होती है तो उनको ऑयल चाहिए, तो वो कच्चा डाले, ऊपर से डाले, लेकिन तेल को गर्म मत कीजिए, कम से कम कीजिए। जैसे कई लोग पुराने समय में वघार भी करते थे ना, तो वो धीमी आंच पे वघार करते, तेल का धुआं निकले उससे पहले तो उसके अंदर जो सब्जी डालनी है वो आ जाती थी या पानी आ जाता था। लेकिन अभी तो तेल धुआं निकल रहा है, जल रहा है। और जैसे पहले के समय में गुजरात में भाखरी बनती थी, रोटला बनता था, तो ट्रेडिशनल काठियावाड़ी भाखरी या जो रोटला बनता है उसमें कहीं पे भी तेल नहीं लगता। वो तवे से या गैस से उतरने के बाद उसके ऊपर घी या तेल लगता है। अभी क्या करते हैं, जीभ के टेस्ट के लिए, जीभ के चटाके के लिए वो तवे के ऊपर ही तेल डाल देते हैं। जब रोटली सेक रहे हैं, जैसे थेपला कहते हैं, उसी पे तेल डाल देते, तो वो तेल जल रहा है, वो एडवाइजेबल नहीं। वो हमारी रेगुलर आदतें ही हमें कोलेस्ट्रॉल तक ले जा रही है। भले आप हेल्दी हैं, भले आपका बच्चा 20 साल का है, लेकिन अगर आप उसे उसकी जीभ को ऐसा टेस्ट दिला रहे हैं ना जले हुए तेल का, जैसे पकोड़े हैं तो पकोड़े में आलू का टेस्ट इतना नहीं है, पकोड़े में बेसन का टेस्ट इतना नहीं है, जो टेस्ट है वो जले हुए तेल का टेस्ट। उस जले हुए टेस्ट को आलू बेसन के साथ खाते हैं ना, इसलिए हमारा बॉडी एक्सेप्ट करती है। तो इसलिए हमें उस चीज से दूर रहना है। ठीक है, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए। फिर से मैं कॉमन इंस्ट्रक्शन जो मैंने पहले दिया वो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये बेसिक इंस्ट्रक्शन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में लाते हैं तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में आपका बीपी कम होने लगे, तो मॉनिटर करते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कंसल्ट करें तो हम भी आपको कंसल्ट कर सकते हैं। वी आर बेसिकली कंसल्टिंग फॉर डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस ओनली। और जब आप डाइट लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं तो आपका कोई भी रोग होता है उसमें मेडिकेशन कम करने की नौबत आ जाती है। सीधी सी बात है कि बीपी कम होने लगेगा तो आपको बीपी की दवाई कम करनी है, और अगर कोई डॉक्टर बीपी की दवाई नहीं कम कर रहा है तो वो उसकी बेवकूफी है। तो साथ में अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो बीपी की दवाई कम करना जरूरी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी रोगी को कोई भी दवाई लाइफ टाइम के लिए लेनी पड़े। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो कल एक बार सुबह में 7 बजे योग क्लास में हमारे इसी जगह पे आ जाइएगा। हमारे एक रेगुलर साधक हैं जो हमारे साथ पौने 2 साल से जुड़े हुए हैं। उनकी दवाइयाँ, हार्ट की दवाइयाँ सारी बंद करें, उनको स्टेंट डाला हुआ है, वो दवाइयाँ बंद करे भी 1.5 साल से ऊपर हो गया है। ही इज फिट एंड फाइन, ही इज ऑफ अबाउट 56, 57। और वो सुबह में उनका एक टेस्टिमोनियल वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। वो सुबह में चक्रासन भी करते हैं, वो सूर्य नमस्कार भी करते हैं, वो शीर्षासन भी करते हैं, वो पुशअप भी करते हैं, वो जंपिंग भी करते हैं, हर प्रकार की एक्टिविटी। कार्डियो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, कार्डियो एक्सरसाइज करनी है। और कार्डियो एक्सरसाइज वो है कि जहाँ पे आपके हार्ट पे प्रेशर थोड़ा बढ़े। कल हमने बात की थी कि एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो ऐसी एक्सरसाइज कीजिए कि जिसमें थोड़ी थकावट भी लगे। हाँ, कैपेसिटी से ऊपर नहीं करना। यदि आपको भारीपना लग रहा है, यदि हार्ट बीट ज्यादा बढ़ गए हैं तो नहीं करना है। जो मेडिसिन हमें दी जाती हैं, कार्डियक पेशेंट को जो मेडिसिन दी जाती है, वो मेडिसिन जब तक चलती है तब तक आपको वो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको ज्यादा चलना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज में ब्लड को ज्यादा काम करना पड़ता है, और ऑलरेडी वो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, ऑलरेडी वो हार्ट को सप्रेस करने की मेडिसिन दे रहे हैं, तो ऐसे में हार्ट एग्जॉस्ट हो सकता है।
इसलिए वो कहते हैं कि ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन। लेकिन वो तो लाइफ की जरूरतें हैं ना, स्ट्रेस तो आता है, सीढ़ी तो चढ़नी है। क्या 50 साल की उम्र में आप सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे? घुटने काम कर रहे हैं तो सीढ़ी क्यों नहीं चढ़ेंगे? लेकिन वो मना कर देते हैं। आज वही पेशेंट वो सारी मेडिकेशन बंद करने के बाद अभी भी अपने डाइट लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन रखने के बाद वो सारी चीजें कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। 20 साल का 25 साल का आज का यंगस्टर वो सारी चीजें नहीं कर सकता वो जो वो आज हमारे एक पेशेंट थे वो कर सकते हैं। सो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ठीक है, समय बचा है 2 मिनट में हमारे जो चार्जेस है वो हम बता देते हैं। कल भी एक सेशन बाकी है, कल के सेशन में भी हम बात करने वाले हैं थायराइड की और ओबेसिटी की। उसमें भी हम डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस में बात करेंगे, ओबेसिटी और थायराइड का क्या कनेक्शन है उसकी बात करेंगे, एक जेनेटिक बिहेवियर की बात करेंगे, उस जेनेटिक बिहेवियर को कैसे चेंज किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे जो सर्विसेज देते हैं उसमें एक तो इस प्रकार के लेक्चर्स लेते हैं। कई बार कुछ लेक्चर्स पेड होते हैं, कई बार फ्री होते हैं। इस बार नेचुरोपैथी डे था तो इसलिए हमने कोई चार्जेस नहीं रखे। हमारा इंटेंशन ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी सारे कंसेप्ट, इसलिए हमने जो वर्कशॉप रखा ये फ्री ऑफ चार्ज रखा। हम कुछ पेड वर्कशॉप भी करते हैं जिसमें ऑनलाइन भी हम पीपीटी के साथ अच्छे से काम करते हैं। तो उसमें भी अगर आपको जुड़ना हो या उसकी अपडेट्स के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना हो तो आप सोशल मीडिया के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा हम 2 मुख्य सर्विसेज देते हैं, एक है डाइट और लाइफस्टाइल कंसल्टेशन। ये जो हमारे कंसल्टेशन हैं ये कंसल्टेशन के साथ साथ काउंसलिंग भी इसी के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आपको लिख के दे देते हैं कि ये कीजिए। हमारा ये मानना है कि प्रोटोकॉल को फॉलो करो, उससे अच्छा है कि आप अपने प्रोटोकॉल खुद बनाओ। हम आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं। हम आपको ये समझा रहे हैं कि कब क्या खाना कब क्या नहीं खाना। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि सर मुझे 3 दिनों तक भूख नहीं लगी, मैंने 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया, ये भी होगा। लेकिन इसमें आपको ये चीज समझनी है कि ये सिर्फ कंसल्टेशन नहीं है, ये काउंसलिंग जैसे सेशंस रहेंगे। तो डाइट लाइफस्टाइल कंसल्टेशन और दूसरी हमारी सर्विस है रेगुलर योग क्लास। रेगुलर योग क्लास जो भी यहाँ पे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ BNYS डॉक्टर्स के द्वारा ही होते हैं। BNYS डॉक्टर येशा ने जैसे बताया, बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ये पूरा 5.5 साल का एक बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है जो इंडिया में नेचुरोपैथी और योग के डॉक्टर्स के रूप में रिकॉग्नाइज होते हैं। जैसे आयुर्वेद में BAMS है, होम्योपैथी में BHMS है, होम्योपैथी है, तो उस तरह से BNYS डॉक्टर्स है। तो इसकी जो फीस है हमारी वो 1500 मंथली है। इसमें यदि एक साथ कोई पे करता है तो उसमें हम थोड़ा डिस्काउंट देते हैं। डाइट लाइफस्टाइल कंसल्टेशन में हम एनुअल पैकेजेस देते हैं, यानी एक साल में जितने भी कंसल्टेशन होंगे वो सभी उसमें आ जाएंगे। इनिशियली हर पेशेंट में हमें महीने में 4 से 5 कंसल्टेशन करने होते हैं, यानी कम से कम एक हफ्ते में एक कंसल्टेशन होता है, कई पेशेंट में एक हफ्ते में 2 भी होते हैं। ऐसा 2-3 महीनों तक कम से कम चलता है। कुछ पेशेंट में 6 महीनों तक भी एवरी वीक चलता है। उसके बाद जब जब फ्रीक्वेंसी ठीक होने लगती है तो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होने लगती है, वो महीने में 2 बार या 3 बार कंसल्ट करते हैं। तो पूरे साल में अगर देखने जाए तो 20-25 से ज्यादा कंसल्टेशन मिनिमम हो ही जाते हैं, और पूरे साल की हमारी फीस रहती है 15,000 रुपए। लेकिन जिन लोगों ने, ये हमारी रेगुलर फीस है, लेकिन जिन लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया है उनमें से यदि कोई भी व्यक्ति हमें कंसल्ट करना चाहे तो ये महीना खत्म होने से पहले यदि वो कंसल्टेशन शुरू करते हैं तो उनके लिए वो एक डिस्काउंटेड रेट रहेगा 12,000 रुपीज। दिस विल बी फीस फॉर होल ईयर, ये पूरे एक साल की फीस हो जाएगी। किसी को कंसल्टेशन की फीस पूरे एनुअली नहीं देनी है, कंसल्टेशन वाइज देनी है तो वो एक एक कंसल्टेशन के अनुसार भी दे सकते हैं। लेकिन जो केसेस ऐसे होते हैं कि जो लंबे समय के लिए उन्हें कंसल्ट करना जरूरी होता है, तो ऐसे केस में हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि वो भले ही एक साथ ना दे पाए तो टुकड़ों में दें, लेकिन पूरे साल की कमिटमेंट दें। ये कमिटमेंट है, ये सिर्फ अमाउंट नहीं है, ये कमिटमेंट है। क्योंकि आप देखिए आज के समय भी अभी फ्री में हमें कम से कम 50 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए। ऑफलाइन के 15-20 रजिस्ट्रेशन आए हैं, ऑनलाइन के 35 जितने 30-35 जितने रजिस्ट्रेशन आए। उसके बावजूद भी संख्या कम है, क्यों? क्योंकि ये फ्री था। जब आप पेड लेते हैं ना तो ये नहीं होता है। जब आपने एक साथ अमाउंट बड़ी होती है ना तो आपको होता है कि नहीं नहीं, सर बोल रहे हैं आज भले मैंने चाय पी ली है लेकिन थोड़ा बहुत सर डांटेंगे, हम वापस शुरू कर दें। हम इतना डांटते नहीं है, हम इतना रूड नहीं है, हम बहुत प्रेम से समझाते हैं और आप बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे। जो करना है वो खुद आपको करना है, हम आपको मोटिवेट करने के लिए, हम आपको सलाह देने के लिए, हम आपको रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है।
तो अगर आपको हमसे पर्सनली कंसल्ट करना हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। मोर देन 7 कंट्रीज से लोग हमसे आज ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं। इंडिया में भी पुणे से, मुंबई से और अलग अलग सिटी से, अहमदाबाद से, सूरत से लोग हमें कंसल्ट कर रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो वो भी अवेलेबल है। उसके भी चार्जेस इंडिया में जो रह रहे हैं उनके लिए ये सेम है। जो इंडिया से बाहर है उनमें हमें टाइम चेंज के अनुसार टाइम सेट करना होता है, और दूसरे भी कुछ रीजन से, इसलिए उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा है। तो अगर आपको कोई भी पर्सनल इंक्वायरी में पूछनी हो तो आप हमें कभी भी फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ऑफिस वर्क में। आज हम यहाँ पे अपना आज का हार्ट कंडीशन में, हाई बीपी में और कोलेस्ट्रॉल में नेचुरोपैथी का क्या रोल है, वो सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई भी प्रश्न हो तो वो प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हमने भी कोई प्रश्न हो तो मैं पूछ ही सको। किसी को कोई प्रश्न हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Simone, that question is very like technical question. फास्टिंग आपको इंट्रोड्यूस क्यों करना है ना, उस पे ज्यादा बात करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा ना कि फास्टिंग हाइपरटेंशन में इंट्रोड्यूस करना है, तो आप किस पर्पज से लाना चाहते हैं? नेचुरोपैथी में डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन की किताब को आप अच्छे से पढ़िएगा। उन्होंने कहा कि सिमोन एक स्टूडेंट, इसलिए मैं उनको इस तरह से कह रहा हूँ, फास्टिंग जो है ना वो हाइजीन है। हाइजीन यानी क्लीनलीनेस वाला हाइजीन नहीं, हाइजीन यानी हेल्थ की जरूरत के लिए जो जो करना है वो हाइजीन। तो आपको अगर भूख लगी है तो आप भोजन करेंगे, और भूख नहीं लगी है तो आप नहीं करेंगे। तो जितने समय के लिए आप भोजन नहीं करेंगे वो उतना समय आपके लिए फास्टिंग है। अगर मुझे दोपहर को भूख नहीं लगी तो मैं दोपहर को खाना नहीं खाता। अगर मुझे रात की भूख नहीं लगी तो मैं रात को खाना नहीं। हाँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो अभी कंसेप्ट चल रहा है कि जिसमें जबरदस्ती 14 घंटों तक नहीं किया जाता है, उस कंसेप्ट से मैं एग्री नहीं करता। उसमें हम बॉडी के साथ टॉर्चर करते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि 12 घंटे 15 घंटे नहीं खाते, और फिर जब खाने बैठते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते, जरा खा लेते हैं, एकदम पेट भर के खा लेते हैं, ओवर ईटिंग हो ही जाता है। आपको भूख लगने के बावजूद आप 4 दिन तक नहीं खाओगे, तो जब खाओगे तब आपसे ज्यादा ही खानी चाहिए। तो फास्टिंग को लाना नहीं है। फास्टिंग अगर आ रहा है अपने आप तो आने दीजिए। हमारे 20 लाख पेशेंट में जो खुद अपने कहते हैं कि सर मुझे 2 दिनों तक भूख नहीं लगी तो मैंने नहीं खाई, या मैं सिर्फ लिक्विड डाइट करूँ तो मुझे सेटिस्फाइड है। कई पेशेंट तो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट पे 4 महीने तक रहते हैं। हम जबरदस्ती नहीं करते, उनकी भूख उनमें सेटिस्फाइड करते, और जब न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत होने लगती है तो उनकी भूख अपने आप बढ़ने लगती है। तो फास्टिंग का फेज जो है ना वो थेरापी के वे में नहीं डाला। डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन जिन्होंने 40,000 से ज्यादा फास्ट करवाया, उन्होंने फास्टिंग को हाइजीन कहा है, मैं नहीं कह रहा। तो फास्ट जब आना चाहिए तब वो आएगा, उसे जबरदस्ती नहीं लाना। हाइपरटेंशन में भी फास्टिंग का यही रूल रहेगा, डायबिटीज यही रूल रहेगा, हेल्थी व्यक्ति होगा तो भी फास्टिंग का यही रूल है। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई या मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ है, मुझे कोई भी फिजियोलॉजिकल बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कभी मुझे भूख ना लगे। मुझे भी बीच में डेंगू जैसा फीवर आया था, मुझे डेंगू ही हमने टेस्ट नहीं करवाया, जनरल टेस्ट नहीं करवाते। 5 दिन मुझे बहुत क्लियर फीवर था, बॉडी एक था, और सारे डेंगू के साइंस थे। यूरिन में बहुत स्मेल, मेरे पसीने में बहुत जबरदस्त गंदी स्मेल, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा रहा, पंखा भी बंद, नंबर उड़ा हुआ, विंडोज क्लोज। 2-3 दिनों तक मैं बिस्तर में से हिला नहीं। 2-3 दिनों तक मैं सिर्फ और सिर्फ उबला हुआ पानी पी रहा हूँ। मेरे घर में जो है वो उबला हुआ पानी भर के मेरे घर में, मेरे बिस्तर के पास में रख के जा रही है। 3 दिन के बाद जब मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगना शुरू हुई तो मैंने डाइट शुरू किया, मैंने लिक्विड डाइट शुरू किया। और कुछ न करने के बाद भी, कुछ न खाने के बाद भी, सिर्फ पानी पे रहने पे भी मैं एनर्जेटिक फील कर रहा था। एनर्जी तब फील होती है जब आपका बॉडी आपको एनर्जी स्पेंड करने की अनुमति देता है। सो दिस इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, इसको अगर आपको थोड़ा और डिटेल में समझना होगा तो हम पर्सनल ऊपर। किसी और को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, जिसको प्रश्न ना हो वो मीटिंग लीव कर सकते हैं, जिनको जाना हो वो जा भी सकते हैं। जी ठीक। कल भी हमारा एक कार्यक्रम है ओबेसिटी के रिलेटेड, अगर कोई जुड़ना चाहे तो वो भी जुड़ सकते हैं। किसी और व्यक्ति को भी आना हो तो वो अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जुड़ सकते हैं।
सर कुछ नाम पूछना। हाँ ठीक है ठीक है। मैं गाना बताया आगे तक के लिए मैं अभी दोबारा अगले हमारे विचार करते हैं अभी बस कुर्सी और कुर्सी दे चलो कि तुम्हें आपका तो दिखेगा आगे बार में इसको आगे समझ गए समान के नहीं सही चलेगा। हाँ तो ऊपर से